तो पिछली क्लास में हमने बात करी थी किसके बारे में? बैक टाइट्रेशन स्टार्ट करी थी, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन के मॉडिफिकेशन देखे थे। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, इसको देखते हैं बैक टाइट्रेशन के ऊपर। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपना डबल टाइट्रेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। अभी बैक टाइट्रेशन का आखिरी क्वेश्चन करते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। बाकी तो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस जैसे जैसे आती जाएगी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो क्या कह रहा है, 40 ml सोल्यूशन है सोडियम ऑक्सलेट का, उसको हमने ट्रीट करा कितने 100 ml 0.1 मोलर MnO4- के साथ इन एसिडिक मीडियम। तो हमें पता है ऑक्सलेट हमारा किसी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, और परमैंगनेट आयन जो है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। एसिडिक मीडियम में है तो Mn2+ में रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और इसका कितना दे रखा है 100 ml 0.1 मोलर, मतलब इसके कितने, अगर मैं इसके बताऊं तो कितने मेरे क्या 10 मिलीमोल हो गया है। और 100 ml और 0.1 मोलर है, मतलब ये कितना हो गया 10 मिलीमोल हो गए। 10 मिलीमोल हो गया क्या परमैंगनेट आयन। तो हमारी रिएक्शन क्या है, हमारी रिएक्शन है ये कि हमारा सोडियम ऑक्सलेट था Na2CO4, इसकी रिएक्शन हुई परमैंगनेट आयन के साथ। ठीक है, किस में, एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में तो ये किस में हमारा जाएगा CO2 में, और साथ में Mn2+ में। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि एक्सेस ऑफ MnO4- था। ठीक है, एक्सेस ऑफ MnO4- था, यानी कि इस रिएक्शन में ये एक्सेस था। ठीक है, यानी कि जो एक्सेस में था, यानी कि जो बच गया पहली रिएक्शन से, जो MnO4- बच गया, यानी कि रिमेनिंग MnO4-, यही हमें किस चीज का हिंट दे रहा है कि ये बैक टाइट्रेशन का क्वेश्चन है। तो रिमेनिंग MnO4- को किसके साथ ट्रीट कराया, उससे बोला कि इट रिक्वायर्स 10 ml और 0.05 मोलर H2O2 सोल्यूशन, मतलब H2O2 के साथ हमने क्या कराया, इसे ट्रीट कराया। ठीक है, अब हमें इतना पता है कि H2O2 कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ये बात कर चुके हैं हम। और KMnO4 हमारा हमारा क्या है, यानी कि KMnO4 हो जाए, मतलब परमैंगनेट आयन हमारा किसकी तरह एक्ट करता है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। तो H2O2 के सामने कोई इससे तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। तो इस समय H2O2 किसकी तरह एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, मतलब खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, और दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। और क्योंकि बेसिक मीडियम है, ठीक है, बेसिक मीडियम है, तो हमारा MnO4- किस में हमारा रिड्यूस हो जाएगा, MnO2 में, और H2O2 खुद किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, O2 में, क्योंकि वो एक्ट कर रहा है एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ठीक है, तो ये तो हमारी दो रिएक्शन हो गई। अब हमारा क्या होता है, हमारा बैक टाइट्रेशन का क्वेश्चन है, तो पहले हम एन फैक्टर चेक कर ले कॉमन सब्सटेंस का। कॉमन सब्सटेंस क्या है, MnO4- है। ठीक है, तो ये देख ले +3 से किस पे जा रहा है, +3 से जा रहा है +4 में, +7 से जा रहा है +2 में। ठीक है, और MnO4- यहाँ किस में है, +7 में है। यहाँ H2O2 का ऑक्सीजन किस में है, -1 में है। और +7 से किस में जा रहा है, +4 में जा रहा है। और -1 से किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है। ठीक है, हमें डेटा किस चीज़ का दिया हुआ है, हमें डेटा बात करें तो हमें डेटा दिया हुआ है H2O2 का डेटा दिया हुआ है, H2O2 का डेटा दिया हुआ है। और हमसे पूछ किसका रहा है, हमसे पूछ रहा है सोडियम ऑक्सलेट का डेटा पूछ रहा है। तो दो अलग अलग में हमें लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाना है। तो अगर हम इसके लिए अगर हमें इन दोनों को डायरेक्टली लगाना है तो हमें इसका एन फैक्टर चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो एन फैक्टर अगर हम चेक करेंगे तो इसमें देखो 7 से कितने में जा रहा है, 2 में जा रहा है, मतलब 5, और एटॉमिसिटी 1, 5 का चेंज, एटॉमिसिटी 1, मतलब एन फैक्टर कितना 5 इस पहली रिएक्शन में। और MnO4- का दूसरी रिएक्शन में फैक्टर देखें तो 7 से गया 4, मतलब 3 का चेंज, एटॉमिसिटी 1, मतलब एन फैक्टर 3। तो एन फैक्टर 3 है, मतलब हम एन फैक्टर क्या है हमारा, सेम नहीं है दोनों रिएक्शन में के MnO4- का। और अगर एन फैक्टर सेम नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा। हमारा दूसरा वाला केस है। अब दूसरा वाला केस है तो इसे कैसे करेंगे, पहले स्टेप 2 सॉल्व करते हैं, मतलब पहले रिएक्शन 2 सॉल्व करते हैं, फिर हम रिएक्शन फर्स्ट सॉल्व करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें H2O2 का डेटा गिवन है, तो हमें पहले यही वाली सॉल्व करनी पड़ेगी, उसके बाद ही पहले पे जा पाएंगे, क्योंकि जिस जो गिवन है उसमें तो हमें कुछ गिवन ही नहीं है, तो इसमें क्या क्या कर लेंगे। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस तो दोनों के लिए लगाना है, लेकिन पहले किसके लिए लगाना है हमें समझ में आना चाहिए। और कैसे आएगा ये, जब हम देखेंगे कि क्या डेटा गिवन है। ठीक है, तो दोनों के इक्विवेलेंट को हम इक्वेट कर देते हैं। दोनों के इक्विवेलेंट अगर हम इक्वेट कर देंगे तो KMnO4 बोल रहा हूँ बार बार, मतलब MnO4- जो है हमारा, उसके इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, हम निकाल सकते हैं मोल्स इंटू एन फैक्टर से। ठीक है, बाकी कोई डेटा तो हमें गिवन नहीं है कि MnO4- का। तो मोल सपोज मैं इसके मान लूँ n। ठीक है, n मोल्स कौन से हैं, जो हमारे यूटिलाइज हुए हैं सेकेंड रिएक्शन में। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन में, यानी कि इसके। ठीक है, तो इसके मोल्स मान लिए मैंने n।
ठीक है, इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर तो इस रिएक्शन में 3 आया था इसका, 7 से 4 मतलब 3 का चेंज, एटॉमिसिटी 1 मतलब एन फैक्टर 3, तो ये आ गए इसके इक्विवेलेंट्स। ठीक है, अब इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O2। ठीक है, H2O2 का लेकिन हमें डेटा गिवन है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें H2O2 की मोलैरिटी दी हुई है। ठीक है, वॉल्यूम दिया हुआ है किसमें, ml में। ठीक है, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर, अगर मैं ml में ही रख दूँ वॉल्यूम, और एन फैक्टर इसका कितना, -1 से 0 गया, 0 मतलब 1 का चेंज, एटॉमिसिटी ऑक्सीजन की 2 मतलब एन फैक्टर कितना, 2। ठीक है, तो अगर मैं ml में ही रख दूं, यानी कि मिली इक्विवेलेंट्स इक्वेट कर दूं। ठीक है, मिली इक्विवेलेंट्स इक्वेट कर दूं तो मेरा जो मोल्स आएगा, मोल्स ना के क्या आ जाएगा, मिली मोल्स आ जाएगा, क्योंकि मैंने वॉल्यूम किस में लिया है, ml में लिया है। अगर मैं लीटर में लेता तो मेरे मोल्स आते, ml में लिया तो मेरे मिली मोल्स आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, मेरा आ जाएगा ये 1/3 मिलीमोल यूज्ड किसमें, सेकेंड रिएक्शन में। 1/3 मिलीमोल किसका यूज हुआ है, हमारा हमारा MnO4 माइनस का 1/3 मिलीमोल यूज हुआ है सेकेंड रिएक्शन में। ठीक है, तो और हमारे पास टोटल मिलीमोल थे कितने MnO4 माइनस के, 10 मिलीमोल थे, तो 10 में से 1/3 यूज हो गए सेकेंड रिएक्शन में। चाहो तो मैं इसको N2 बोल लूँ। ठीक है, N2 बोल लूँ, N2। N2 मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4 माइनस यूटिलाइज्ड इन सेकेंड रिएक्शन। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं फर्स्ट रिएक्शन के लिए निकाल लूंगा, सिंपल, टोटल मोल्स में से माइनस कर दूंगा जो सेकेंड रिएक्शन में यूटिलाइज हुआ है। तो नाउ फॉर रिएक्शन 1 मैं क्या निकाल सकता हूँ, निकाल लेता हूँ क्या, N1 क्या हो जाएगा, N टोटल माइनस N2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेरा टोटल थे 10 मिलीमोल माइनस 1/3 मिलीमोल। ठीक है, तो 10 मिलीमोल माइनस 1/3 मिलीमोल, मेरा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 29/3 मिलीमोल, यानी कि 29/3 मिलीमोल ऑफ MnO4 माइनस इज यूटिलाइज्ड इन फर्स्ट रिएक्शन। तो मेरे को क्या लगाना है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाना है किसमें, फर्स्ट रिएक्शन के लिए। मैं इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस को इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम ऑक्सीलेट के इक्वेट कर देता हूँ, और उससे मेरा जो पूछा है मोलैरिटी ऑफ सोडियम ऑक्सीलेट वो आ जाएगी। तो अब हम क्या करें, नाउ इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम ऑक्सीलेट Na2CO4 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस इन फर्स्ट रिएक्शन। ठीक है, यही करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या इसकी मोलैरिटी बतानी है, मोलैरिटी बतानी है, तो मैंने मोलैरिटी इसकी x मान ली, मोलैरिटी इंटू, अब हमारा क्या है, इसका वॉल्यूम हमें दिया है, वॉल्यूम ml में दिया है, ml में दिया है तो हम इसके मिली इक्विवेलेंट से इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, तो x इंटू 40 क्या आ गया मेरे पास, मिली मोल आ गए, मिली मोल इंटू एन फैक्टर, ऑक्सीलेट का एन फैक्टर इसमें कितना होगा, देखो 2 ही होता है, हमें वैसे भी याद है, +3 से +4 में कितना, एक का चेंज इंटू एटॉमिसिटी 2 मतलब एन फैक्टर कितना आ गया, 2। और जब मैंने लिखवाया था तब भी 2 ही लिखवाया था, तो याद भी रहता है, तो नहीं याद तो निकाल लो फटाफट, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, और मिली इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस इन फर्स्ट रिएक्शन, इसके मोल्स, मोल्स क्या है हमारे पास, मिली मोल्स ही हमारे पास, इधर 29/3 मिली मोल्स। ठीक है, यूटिलाइज हुए जो फर्स्ट रिएक्शन में, और इंटू एन फैक्टर, एन फैक्टर हमारा कितना, +7 से जा रहा है +2 में फर्स्ट रिएक्शन में, यानी कि 5 का चेंज, एटॉमिसिटी 1 मतलब एन फैक्टर कितना, 5 आ जाएगा। ठीक है, इससे सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या मोलैरिटी आ जाएगी किसकी, सोडियम ऑक्सीलेट की, जो कि आ जाएगी 29/48 मोल पर लीटर, ये आ जाएगी हमारे पास मोलैरिटी। ठीक, तो हमने इसमें क्या करा, हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करा, हमारा देखा इसमें हमारा एन फैक्टर कॉमन सब्सटेंस का क्या सेम नहीं आया, सेम नहीं आया, तो पहले हमने लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा लिया, दूसरी रिएक्शन के लिए फिर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा दिया फर्स्ट रिएक्शन के लिए। और एक बेसिक सी बात तो है कि जितने टोटल मोल्स ऑफ MnO4 होंगे, या टोटल जो मोल्स होंगे हमारे पास MnO4 माइनस के, वो कहाँ कहाँ बटे होंगे, कुछ उसमें से फर्स्ट रिएक्शन में पर्टिकुलर होंगे, कुछ सेकंड रिएक्शन में। तो बिल्कुल बेसिक बात है, इसका बीच में हमने यूज करा बस, और 2 बार लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाया। तो कॉन्सेप्ट सही रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, खाली लॉ ऑफ इक्विवेलेंस 2 बार ही तो लगाना था, कुछ थोड़ी करना था इसमें, बताओ, कोई दिक्कत। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी बैक टाइट्रेशन भी समाप्त हुई।
ठीक है। बैक टाइट्रेशन का क्वेश्चन आइडेंटिफाई ऐसे ही होगा कि आपका एक कॉमन सब्सटेंस होगा, वो एक एक्सेस में होगा, जिस वजह से आपका सेकंड में वो दोबारा उसका जो रिमेनिंग होगा वो यूटिलाइज होगा। इस तरीके से आप बैक टाइट्रेशन क्वेश्चन आइडेंटिफाई करोगे, फिर एन फैक्टर चेक करके सॉल्व करोगे, बस। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चंस कर सकते हैं वो एक्सरसाइज 1 में अप टू क्वेश्चन नंबर 36 और एक्सरसाइज 2 में अप टू क्वेश्चन नंबर 25 एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 25 अटेम्प्ट करे जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली टाइप की टाइट्रेशन की ओर, जिसका नाम है हमारा डबल टाइट्रेशन। ठीक है, अगली टाइप की टाइट्रेशन के ऊपर आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है हमारा डबल टाइट्रेशन। ठीक है, तो लिखो इसे पहले, डबल टाइट्रेशन क्या होता है? द टाइट्रेशन involving the titration involving two equivalence points, the titration involving two equivalence points। और इक्विवेलेंस पॉइंट किससे डिटेक्ट करे जाते हैं? विच आर डिटेक्टेड बाय टू डिफरेंट इंडिकेटर्स। ठीक है, मैंने बताया था इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द इक्विवेलेंट पॉइंट। ठीक है, इक्विवेलेंस पॉइंट या इक्विवेलेंस पॉइंट को एंड पॉइंट भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन हमारी खत्म हो जाती है। ठीक है, और अलग अलग रिएक्शन में जो इंडिकेटर्स होते हैं वो अलग अलग लिए जाते हैं। तो इंडिकेटर की तो हमें थ्योरी नहीं पता है कि कौन सा इंडिकेटर कब लेते हैं, कौन सा इंडिकेटर हम बेसिकली कब लेते हैं, और हमारा कौन सा इंडिकेटर कौन सा कलर प्रोवाइड करता है, वो सब हमें ज़्यादा अभी नॉलेज नहीं है। वो नॉलेज हमारी आयनिक इक्विलिब्रियम के चैप्टर जब हमारा हो जाता है तब हमारी ज़्यादा बेटर नॉलेज आती है उसके ऊपर। तो अभी मैं जितना इंडिकेटर के बारे में ज्ञान दूँ उतना ध्यान रखना, बाकी जैसे जैसे पढ़ोगे चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, अभी के लिए क्या है? इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड टू डिटेक्ट इक्विवेलेंस पॉइंट या फिर एंड पॉइंट। ठीक है, और डबल टाइट्रेशन क्या? एक ऐसी टाइट्रेशन है जिसमें दो इक्विवेलेंस पॉइंट इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, दो इक्विवेलेंस पॉइंट कैसे आएंगे? तो अपनी देखो रिएक्शन कुछ उसी प्रकार से होगी कि हमारा वही टाइट्रेशन में क्या करते थे हम, याद करो सबसे पहले जब टाइट्रेशन शुरू करी थी तो उसमें क्या था, एक कोनिकल फ्लास्क लेते थे। ठीक है, कोनिकल फ्लास्क में ऐड कर देते हम। ठीक है, तो यहाँ भी ऐड करेंगे हम कुछ कुछ। ठीक है, कोनिकल फ्लास्क में हम लेते थे, सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ हमारा ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4। ठीक है, इसका सोल्यूशन लेता हूँ, एक्वा सोल्यूशन लेता हूँ ऑक्सैलिक एसिड का, और साथ में ब्यूरेट से क्या ऐड करता हूँ? याद है ब्यूरेट? ब्यूरेट से ऐड करते थे। ठीक है, इसमें स्केलिंग होती थी, यहाँ पे नॉब होता था, ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते थे। तो ब्यूरेट से मैं सपोज अपना NaOH ऐड करता हूँ, अपना NaOH, इसका भी एक्वा सोल्यूशन ऐड करता हूँ ब्यूरेट से ड्रॉप बाय ड्रॉप। ठीक है, तो बेसिकली हमारा ऑक्सैलिक एसिड कैसा एसिड है? हमारा डाइबेसिक एसिड है, मतलब 2H+ दे सकता है। लेकिन इतनी इनऑर्गेनिक की से भी आइडिया होना चाहिए, और आगे जब और चैप्टर्स पढ़ोगे तो और आइडिया भी होगा। और ये बिल्कुल बेसिक एसिड बेस की नॉलेज है कि जो कोई भी एसिड अगर एक से ज़्यादा H+ दे सकता है, चाहे ऑक्सैलिक एसिड की बात करें, सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें, या चाहे हम फॉस्फोरिक एसिड की बात करें जो कि 3H+ दे सकता है, तो वो तीनों ऐसा नहीं कि एक साथ दे देगा, वो एक एक करके वो H+ देता है। ठीक है, तो एकदम बेसिक बात है कि ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि 2H+ दे सकता है तो एक ही बार में 2H+ दे देगा, वो एक एक करके देगा, जिसकी ऑक्सैलिक एसिड है। ठीक है, तो ऑक्सैलिक एसिड को जब हम NaOH के साथ ट्रीट करेंगे, मतलब हम NaOH डाल रहे हैं, अब खोल दिया हमने। ठीक है, तो NaOH आ रहा है आ रहा है आ रहा है, तो क्या हो रहा होगा? NaOH OH- दे रहा होगा बेस, और ऑक्सैलिक एसिड H+ दे रहा होगा, लेकिन पहले एक H+ देता है। ठीक है, एक H+ देता है मतलब एक H+ रिप्लेस होगा पहले। ठीक है, तो सॉल्ट बनेगा, वो क्या बनेगा? NaHC2O4। यानी कि क्या हुआ, इसने एक H+ दिया और HC2O4 माइनस एक एनायन बन गया इसका, या फिर कह सकते हैं कॉन्जुगेट बेस बन गया। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एनायन या कॉन्जुगेट बेस आया क्या है? HC2O4 माइनस, और उसको और वो किसके साथ जुड़ गया? Na+ के साथ जुड़ गया, और H+ और OH माइनस जो यहाँ से आया उसने क्या बना लिया मिलके? पानी बना लिया। तो कहने का मतलब है कोई एसिड अगर एक से ज़्यादा H+ दे सकता है तो वो एक एक करके देता है, एक बार में नहीं देता है। ठीक है, तो अब ये हो रहा होगा, हम NaOH डाले जा रहे हैं डाले जा रहे हैं डाले जा रहे हैं, तो क्या यहाँ पे हमारा ऑक्सैलिक एसिड किस में कन्वर्ट होने जा रहा होगा? NaHC2O4 में कन्वर्ट होते जा रहा होगा।
NaHC2O4 में हमारा ये कन्वर्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो जब हमारा ये पूरा ऑक्जेलिक एसिड इसमें NaHC2O4 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि NaOH डाले जा रहे हो डाले जा रहे हो डाले जा रहे हो, और ये पूरा का पूरा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, अब ये आ जाएगा हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट। और ठीक है, यानी कि जब ये पूरा का पूरा इसमें कन्वर्ट हो गया, तो इसको बोल देंगे हम इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है। तो अब ये इक्विवेलेंस पॉइंट, हमें क्या पता इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, हम तो NaOH डाले जा रहे हैं डाले जा रहे हैं डाले जा रहे हैं डाले जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इक्विवेलेंस पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या डालते हैं, इंडिकेटर डालते हैं। तो अब सुनो ध्यान से बात, ठीक है। तो क्या था हमारा NaOH, हमारे जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, हमने इसमें लिया था कोनिकल फ्लास्क में H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। तब हम क्या डाल दिया था, इसमें एक इंडिकेटर डाल दिया था, ठीक है। अभी के लिए समझ लो कोई हमने इंडिकेटर डाल दिया, कौन सा डाला, क्या डाला, इसे भूल जाओ, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, एक इंडिकेटर डाल दिया। अच्छा, अब इंडिकेटर डाल दिया तो क्या हुआ कि जब ये रिएक्शन पूरी की पूरी खत्म हो गई, यानी कि NaOH इंडिकेटर शुरुआत में डाल दिया, फिर NaOH डालना चालू करा, ऑक्जेलिक एसिड पूरा का पूरा इसमें कन्वर्ट हो गया एक टाइम के बाद। और जैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा, इंडिकेटर अपना रंग बदल देगा, इंडिकेटर विल चेंज इट्स कलर। ऐसा नहीं कि धीरे धीरे करता है, जैसे एट द पॉइंट जब ये इसमें कन्वर्ट हो गया पूरा, ठीक है, उसी पॉइंट पे इंडिकेटर का कलर चेंज हो जाएगा। और जैसे इंडिकेटर का कलर चेंज हो गया, मतलब हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया। और इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया मतलब कि हमारी ये रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो गई, यानी कि हमारी टाइट्रेशन रिएक्शन या टाइट्रेशन पूरी कंप्लीट हो गई। हम नॉब बंद कर देंगे, रीडिंग वीडिंग नोट कर लेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये NaHC2O4 जो है, ये एक और H प्लस छोड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास तो एक और H प्लस है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अभी एक H प्लस इसे और देना है ना, तो अब क्या होगा, अब मान लो अभी भी हम नहीं रुके, हमने क्या फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, सारा इसमें कन्वर्ट हो गया, नॉब बंद करके रीडिंग वीडिंग नोट कर ली। लेकिन अब हमने क्या NaOH फिर से नॉब खोल दिया, डालना शुरू कर दिया। NaOH अगर डालना शुरू कर दिया तो क्या होगा, NaHC2O4 जो है वो फर्दर NaOH की प्रेजेंस में क्या करेगा, NaOH OH माइनस देगा, बेस है क्योंकि OH माइनस देगा इसलिए, ठीक है। अब NaHC2O4 के पास क्या एक H है ना, तो एक H प्लस दे देगा ये, तो क्या एसिड की तरह काम करेगा बेसिकली, है तो ये सॉल्ट है, लेकिन बेसिकली कैसा सॉल्ट है, हमारा एसिडिक सॉल्ट है। एसिडिक सॉल्ट क्यों है, क्योंकि ये H प्लस दे सकता है, H प्लस दे सकता है, इस वजह से हमारा थोड़ा एसिडिक सॉल्ट है, ठीक है। तो क्या करेगा, H प्लस देगा, मतलब हमारा अगर इसने H प्लस दिया तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, हमारा NaC2O4 माइनस में, और इसके साथ क्या Na प्लस जुड़ जाएगा, और H प्लस और OH माइनस मिलकर क्या बना लेंगे, पानी बना लेंगे। तो क्या बन जाएगा, हमारा सोडियम ऑक्सलेट बन जाएगा, और साथ में पानी बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये हमारी दूसरी रिएक्शन होने लगी, ठीक है। अब ये जो दूसरी रिएक्शन होने लगी, तो अब क्या, अब फिर से हम NaOH डाले जा रहे हैं डाले जा रहे हैं डाले जा रहे हैं, तो क्या NaHC2O4 Na2C2O4 में कन्वर्ट होने लगेगा। और जैसे जैसे कन्वर्ट होने लगेगा, एक टाइम क्या आएगा, जब सारा का सारा NaHC2O4 Na2C2O4 में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो वो पॉइंट जब सारा का सारा इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा, तब क्या, तब हमारा कौन सा इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा, सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा। लेकिन इन दोनों इक्विवेलेंस पॉइंट को हम सेम इंडिकेटर से डिटेक्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि हमने शुरुआत में लिया पूरा ये सेटअप लिया, इसमें हमने एक इंडिकेटर डाल दिया, ठीक है, और क्या हुआ, पहले हमने NaOH डाला, पहले ये सारा का सारा इसमें कन्वर्ट हुआ, डाल देगा, जैसे ये कन्वर्ट हो गया, अपने इंडिकेटर ने क्या रंग बदल दिया, ठीक है, रंग चेंज कर लिया, और क्या, फिर हमने नॉब बंद कर दी, रीडिंग नोट करी, फिर NaOH डालना चालू करा, और फिर क्या NaHC2O4 पूरा का पूरा इसमें कन्वर्ट हो गया, धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगा। जब सारा का सारा कन्वर्ट हो गया, तब फिर वही इंडिकेटर अपना दोबारा कलर चेंज कर ले, ये चीज़ नहीं होने वाली, ठीक है। तो उसके लिए हमें दो सेपरेट इंडिकेटर डालने पड़ेंगे। वो कैसे डालेंगे, कब डालेंगे, वो बात अभी हम देखते हैं। लेकिन क्या दो इक्विवेलेंस पॉइंट वाली बात समझ में आई, कि मतलब अगर इस तरीके का मान लो दो H प्लस दे सकता है, तो पहली बात तो एक एक करके देगा, और क्या पहले H2C2O4 पूरा का पूरा NaHC2O4 में कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, और फिर NaHC2O4 एक और H प्लस देगा, वो पूरा का पूरा इसमें कन्वर्ट होगा। जब ये H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड पूरा हमारा सोडियम हाइड्रोजन ऑक्जेलेट में कन्वर्ट हो गया होगा, तब हमारा फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा। और जब पूरा हमारा ये सोडियम हाइड्रोजन ऑक्जेलेट जब पूरा का पूरा डाइसोडियम ऑक्जेलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारा सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा। इन दोनों को डिटेक्ट करने के लिए, दोनों इक्विवेलेंस पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए हमें अलग अलग इंडिकेटर की
रिक्वायरमेंट होगी डिपेंडिंग अपॉन कि और इंडिकेटर्स हमारे कौन से यूज़ करे जाते हैं, हमारे पीएच पे भी डिपेंड करते हैं, क्योंकि अलग अलग पीएच के लिए अलग अलग इंडिकेटर्स अपने कलर चेंज करते हैं। ठीक है, इंडिकेटर्स भी एक हमारे क्या है, एक तरीके से केमिकल कंपाउंड्स ही तो हैं, तो उनका भी नेचर अलग अलग होता है। तो इसीलिए हम इंडिकेटर को कब ऐड करेंगे कब नहीं करेंगे, ये उनके अपने नेचर, सोल्यूशन के नेचर, पीएच पे काफ़ी चीज़ पे निर्भर करता है, जिस चीज़ को हम देखेंगे। लेकिन अभी मुझे बताओ, क्या डबल टाइट्रेशन के बारे में कुछ बात, कुछ कुछ आइडिया लगा है, कुछ समझ आया है? बताओ। बताओ बताओ। ठीक। तो अब क्या है, अब हमारे लिए, अब ऐसे तो अलग कितनी भी रिएक्शन हो सकती है, कितनी भी डबल टाइट्रेशन कर सकते हैं, बहुत सारे एसिड, बहुत सारे बेस के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, लेकिन उन सभी के लिए फिर अलग अलग इंडिकेटर यूज होंगे। अब इंडिकेटर के बारे में तो अभी ज़्यादा नॉलेज है नहीं, तो जो हमारा एग्जाम में जो चीज़ आती है, जो डबल टाइट्रेशन आती है, वो है भी लिमिटेड ही। ठीक है, और उसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कौन सी वाली, हमारी Na2CO3 एक्वस की, तो थोड़ा Na2C2O3 सोडियम कार्बोनेट की किसके साथ, HCl के साथ। ठीक है, ये वाली डबल टाइट्रेशन हमारी बहुत आती है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो ये भी हमारा उसी की तरह ही है। ठीक है, यहीं से ले लेते हैं, जो पहले वाला होता है मैंने बताया था किस में लेते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट उसे कोनिकल फ्लास्क में लेते हैं, और जो दूसरा वाला होता है उसको कहाँ ऐड करते हैं, प्यूरेट में ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, सोडियम कार्बोनेट आएगा कोनिकल फ्लास्क में, और ब्यूरेट से क्या ऐड कर रहे होंगे हम, ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl एक्वस। ठीक है, तो अपॉन एडिशन ऑफ HCl हमारा क्या हो रहा होगा, ये बात को देखते हैं। ठीक है, तो अपॉन एडिशन ऑफ HCl। ठीक है, सेटअप समझ आया कैसे करा हमने, हमने क्या करा, हमने HCl लिया ब्यूरेट में, और कोनिकल फ्लास्क में Na2CO3 लिया, और हम ब्यूरेट से HCl ऐड करने लगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, पहले बताओ इनमें रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, पहले बताओ इन दोनों HCl और Na2CO3 में रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। HCl एसिड, Na2CO3 सॉल्ट, तो क्या सॉल्ट और एसिड में रिएक्शन होगी, बताओ। HCl क्या है हमारा, HCl हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, Na2CO3 है तो सॉल्ट, ठीक है तो सॉल्ट, लेकिन इट इज़ अ सॉल्ट ऑफ क्या, हमारा बेसिकली आगे समझ में आएगा ये कैसा सॉल्ट है हमारा। ठीक है, हमारा बेसिक सॉल्ट है, सॉल्ट तो है लेकिन कैसा सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है। बेसिक सॉल्ट का क्या मतलब, कि इट इज़ अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। तो इस वजह से इसका नेचर क्या है, बेसिक ही है। क्यों, क्योंकि ये सॉल्ट किसका बना होगा जरूर, NaOH और H2CO3 मिला के हमारा क्या बना होगा, Na2CO3, और NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और H2CO3 क्या है, वीक एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट हमारा कैसा बनता है, बेसिक सॉल्ट बनता है। और HCl अपने आप में है ही क्या, वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड है ही। ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिक सॉल्ट में क्या रिएक्शन होगी। ठीक है, और ये बात हो चुकी है कि सॉल्ट हमारे रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मोल कंसेप्ट में बात हुई थी, जब कैटायन एनायन कॉमन नहीं होता तो उनमें रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, तो कोई कॉमन कैटायन एनायन नहीं है तो अपनी रिएक्शन होगी, बेझिझक होगी। क्या होगा, Na2CO3 HCl के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, Na2CO3 एक्वस पूरा लिख लेते हैं, प्लस HCl एक्वस। ठीक है, तो इनमें कोई कॉमन कैटायन कॉमन एनायन नहीं, रिएक्शन होगी कैसे, HCl एसिड है, कैसे क्या करेगा, H प्लस रिलीज करेगा। Na2CO3 बेसिक सॉल्ट है, और बेस कोई चीज़ दो तरीके से हो सकती है, या तो H प्लस गेन करके, या फिर OH माइनस दे के। तो OH माइनस तो है नहीं इसके पास, तो देगा नहीं, तो क्या H प्लस गेन करेगा।
तो H प्लस गेन करेगा, और H प्लस गेन करेगा तो फिर से वही बात कि H प्लस कितने H प्लस गेन कर सकता है, 2 सोडियम है तो 2 H प्लस आ सकते हैं, ठीक है, उसकी जगह 2 सोडियम रिप्लेस हो सकते हैं 2 H प्लस से, ठीक है, लेकिन क्या H प्लस कैसे गेन करेगा, दोनों एक साथ करेगा कि एक एक करके करेगा, एक एक करके करेगा, ये तो बात अभी करी हमने, एक एक करके होगा, NaHCO3 बना, साथ में क्या हमारा NaCl बनेगा, ठीक है, इसने H प्लस दिया और इसने क्या करा, Na प्लस का एक Na प्लस H प्लस से रिप्लेस हो गया, और जो Na प्लस बचा वो इस Cl माइनस के साथ NaCl बना लिया उसने, ठीक है, NaCl तो हमारा क्या है, NaCl तो हमारा न्यूट्रल है, ठीक है, NaCl तो हमारा न्यूट्रल हो गया, NaCl तो हमारा, क्योंकि इट इज़ अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, यानी कि HCl और NaOH का सॉल्ट है, HCl और NaOH का सॉल्ट है, ठीक है, तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हमारा कैसा होता है, न्यूट्रल सॉल्ट होता है, ठीक है, तो हमारा NaCl क्या होता है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल का मतलब ये मीडियम की पीएच को अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना, जैसा पानी होता है, पानी पानी हमारा क्या होता है, पानी की प्रेजेंस से थोड़ी पीएच ऑफ मीडियम बदल जाती है, ठीक है, तो पानी तो हमारा न्यूट्रल पीएच होता है, ठीक है, तो ऐसी NaCl भी हमारा न्यूट्रल पीएच को ही मेंटेन करे रहेगा, ठीक है, तो Na2CO3 हमारा बेसिक है, बेसिक का HCl के साथ रिएक्ट करा, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाए, एक एक H प्लस करके गेन करेगा, ठीक है, पहले एक H प्लस गेन करेगा, फिर हमारा एक और H प्लस गेन करेगा, कैसे, जब पूरा का पूरा Na2CO3, जब पूरा का पूरा हमारा Na2CO3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NaHCO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट बोलेंगे, बताओ, व्हेन all Na2CO3 gets converted into NaHCO3, इसको फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बताओ, इसको फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोलेंगे, और इसको डिटेक्ट करने के लिए हमें एक इंडिकेटर चाहिए होगा, कोई इक्विवेलेंस पॉइंट है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए अपने को इंडिकेटर तो चाहिए होगा, तो इसके लिए सूटेबल इंडिकेटर कौन सा है, ऐसा नहीं कि किसी भी फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट के लिए, जिस रिएक्शन की बात कर रहा हूँ उसी के लिए है ये, इस रिएक्शन के लिए जब हमारा इस रिएक्शन के लिए हमारा सूटेबल इंडिकेटर कौन सा होगा, वो आपको याद करना है, ठीक है, और ये ध्यान रखना कि इस रिएक्शन के सूटेबल इंडिकेटर कौन सा हमारा, फिनोफ्थलीन, ठीक है, फिनोफ्थलीन, ठीक है, इसकी प्रिपरेशन वगैरह ऑर्गेनिक में देखी जाती है, इसका स्ट्रक्चर वक्चर, ठीक है, हमें तो इतना ध्यान रखना है कि जब सारा का सारा Na2CO3 NaHCO3 में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारा फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा इस रिएक्शन के लिए, जिसके लिए हमारा सूटेबल इंडिकेटर क्या है, फिनोफ्थलीन, उसको कई बार क्वेश्चंस में कैसे लिख देते हैं, HPH, शॉर्ट फॉर्म है, कोई ऐसा नहीं, कोई सिंबल विम्बल नहीं है इसका, जैसे NaCl को नमक से NaCl हमारा नमक होता है तो हमारा सोडियम क्लोराइड होता है तो उसका NaCl शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है, इस तरीके से HPH कोई हमारा कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला टाइप नहीं है, ठीक है, ये बस एक शॉर्ट फॉर्म है लिखने की, ठीक है, इसमें बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है इसका, वो ऑर्गेनिक वगैरह में देखा जाता है, यहाँ अपने को ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो पहला हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट जो आया उसको किसने डिटेक्ट करा, फिनोफ्थलीन, इसको दूसरे तरीके से याद रख सकते हो कि फिनोफ्थलीन हमारा किसको डिटेक्ट करता है, फिनोफ्थलीन हमारा डिटेक्ट करता है किसको, NaHCO3, क्योंकि उसने किसी NaHCO3 को जो डिटेक्ट करा, जब सारा का सारा Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया तो उसने क्या डिटेक्ट करा, फिनोफ्थलीन ने सोडियम बाइकार्बोनेट को, तो फिनोफ्थलीन किसको डिटेक्ट करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को डिटेक्ट करता है, ये बात याद कर लो, मैं आगे लिखवा भी दूंगा, ठीक है, ठीक है, फिनोफ्थलीन बेसिकली अगर मैं थोड़ा बताऊं तो बेसिक मीडियम में इसका कलर कैसा आता है, लाइट पिंक आता है, ठीक है, बेसिक मीडियम में कैसा इसका कलर आता है, लाइट पिंक आता है, और एसिडिक मीडियम में कैसा आ जाता है इसका कलर, एसिडिक मीडियम में इसका कलर आ जाता है, कलरलेस होता है बेसिकली, तो बेसिक मीडियम में लाइट पिंक होता है, एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है, ठीक है, और इंडिकेटर क्या करता है, इक्विवेलेंस पॉइंट पे अपना कलर चेंज कर लेता है, तो फिनोफ्थलीन अपना कलर चेंज करके लाइट पिंक आ जाता है इसका कलर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब हमारा सारा का सारा Na2CO3 NaHCO3 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, अब सोल्यूशन में क्या प्रेजेंट होंगे, जब हमारा क्या हमारा HCl हम ऐड करे जा रहे थे Na2CO3 था, Na2CO3 था, HCl Na2CO3 में रिएक्शन हो रही थी और सारा का सारा Na2CO3 NaHCO3 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, और
हमने इस समय नॉब बंद कर दी, रीडिंग वीडिंग आ गई, हमने शुरुआत से फिनोफ्थलीन डाला था, तो कैसे फिनोफ्थलीन डाला था तो हमारा पता लग गया, कलर चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया तो हमें पता लग गया सारा का सारा Na2CO3 NHCO3 में कन्वर्ट हो गया, तब हमने नॉब बंद कर दी HCl वाली, तो HCl अब आ नहीं रहा। अब बताओ मेरे को, जब फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया तब सोल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है होगा, बताओ 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 बताओ, जब फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया तब सोल्यूशन में क्या प्रेजेंट होगा। HCl थोड़ी प्रेजेंट होगा, NaHCO3 प्रेजेंट होगा। HCl तो हमने जब हमारा HCl ऐड करे जा रहे थे Na2CO3 के साथ रिएक्ट हो रहा था, और सारा अब जब हमारा सारा का सारा Na2CO3 NaHCO3 में कन्वर्ट हो गया तो फिनोफ्थलीन ने हमारा कलर चेंज कर लिया, कलर चेंज कर लिया तो हमने क्या, इसकी नॉब बंद कर दी। अब नॉब बंद हो गई इसकी तो HCl थोड़ी आ रहा है, HCl तो जो तो सारा रिएक्ट कर गया था, HCl सारा रिएक्ट कर गया था Na2CO3 के साथ, किसमें, NaHCO3 में कन्वर्ट हो गया था, तो HCl तब थोड़ी होगा, HCl तो तब आएगा जब दोबारा नॉब खोलेंगे। तो अभी मीडियम में क्या है हमारा, Na2CO3 तो पूरा निपट गया, NaHCO3 और NaCl है, ठीक है। अब हम फिर से नॉब खोल दें, अगर HCl को फिर से ऐड करने लग जाए तो अब हमारा HCl किसके साथ रिएक्ट कर सकता है, अगर हम फिर से नॉब खोल दें तो HCl अब हमारा किसके साथ रिएक्ट कर सकता है, NaHCO3 के साथ कर सकता है या NaCl के साथ कर सकता है, बताओ, या दोनों के साथ कर सकता है। तो ऑब्वियसली वो NaHCO3 के साथ रिएक्ट कर सकता है, NaCl के साथ नहीं कर सकता। इसके दो कारण है, ठीक है। हमारा एक तो HCl और NaCl में Cl माइनस एक कॉमन एनायन है, और कॉमन कैटायन या कॉमन एनायन हो जाता है तो वैसे ही वो रिएक्ट नहीं करते हैं, तो नंबर एक रीजन। दूसरा रीजन आता है नेचर से, नेचर से क्या, कि HCl हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaCl क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल है, यानी कि न्यूट्रल चीज और एसिडिक चीज तो आपस में रिएक्ट करेगी नहीं, ठीक है। NaHCO3 की लेकिन बात करें, NaHCO3 की बात करें तो ये क्या है, बेसिकली एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक मतलब जो हमारा एसिडिक नेचर भी शो कर सके और बेसिक नेचर भी शो कर सके। एसिडिक नेचर कैसे शो कर सकता है, एक H+ दे के, ठीक है, ठीक है। तो अगर इसके सामने क्या आ जाएगा, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया, ठीक है, तो एम्फोटेरिक क्या होता है, जो एसिडिक नेचर भी शो कर सके, बेसिक नेचर भी शो कर सके, ठीक है। लेकिन इसके सामने मान लो कोई स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया तो ये कैसा नेचर शो करेगा अपना, एसिडिक की बेसिक, बेसिक नेचर शो करेगा। वही बात है जैसे H2O2 कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन उसके सामने कोई स्ट्रॉन्ग अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाए तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, लेकिन और उसके सामने कुछ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट आ जाए तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो ये एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों शो कर सकता है, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया तो कैसा नेचर शो करेगा, बेसिक नेचर शो करेगा। और NaCl रिएक्ट नहीं कर सकता है, वो बात दो दो वजह से मैंने बता दी, ठीक है। तो अब क्या होगा हमारा, हमारा NaHCO3 रिएक्ट करेगा किसके साथ, HCl के साथ जो हम डाले जा रहे हैं, और वो रिएक्ट करके क्या बनाता रहेगा हमारा, हमारा ये क्या करेगा, ये H+ को गेन करता रहेगा। ये बेसिक नेचर शो कर रहा है तो बेसिक नेचर कैसे कर सकता है, OH- को दे तो सकता नहीं है ही नहीं इसके पास, तो H+ को गेन करके ही शो करेगा। तो H+ को गेन करेगा तो क्या बन जाएगा हमारा, H2CO3 बन जाएगा, H2CO3 बन जाएगा। और साथ में इसने H+ दिया, इसके यहाँ से क्या बचा, यहाँ से Na+ बचा, यहाँ से Cl- बचा है, क्या बना लेंगे आपस में, नमक बना लेंगे, ठीक है। NaCl तो फिर से क्या हमारा न्यूट्रल है, न्यूट्रल की वजह से कोई दिक्कत आएगी नहीं, यानी कि पीएच में कोई चेंज होने वाला नहीं है, ये तो न्यूट्रल चीज़ है, ठीक है। अब जब हमारा सारा का सारा NaHCO3, जब HCl हम डाले जा रहे हैं, ऊपर से डाले जा रहे हैं तो NaHCO3 कन्वर्ट हो रहा होगा H2CO3 में, एक टाइम के बाद सारा का सारा हमारा NaHCO3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सारा का सारा NaHCO3 हमारा कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये होगा तो उसको क्या बोलेंगे, व्हेन ऑल सोडियम बाइकार्बोनेट कन्वर्ट हो जाएगा हमारा किस में, H2CO3 में, तो इसको क्या बोल दोगे, सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट बोल दोगे, इसको बोल दोगे सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है। और
सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, तो अब इक्विवेलेंस पॉइंट हमें तो पता नहीं चलेगा इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया कि सारा का सारा NaHCO3 H2CO3 में कन्वर्ट हो गया, हम तो ये रिएक्शन देख रहे हैं, रिएक्शन देख के तो हमें नहीं पता लग रहा, हमारे पास तो बीकर में मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए इसके लिए, इंडिकेटर चाहिए, तो इसके लिए भी सूटेबल इंडिकेटर है एक, ठीक है, वो भी हमको को ध्यान रखना है। और इसके लिए सूटेबल इंडिकेटर क्या है, इसके लिए हमारा सूटेबल इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, इसका भी अपना बड़ा सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, मिथाइल तो सुना भाई, ऑरेंज क्या नाम हो गया, तो बेसिकली कॉमन नेम वगैरह है, इसके लिए बड़ी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी ये डायजो कंपाउंड्स वगैरह होते हैं ऑर्गेनिक वगैरह में, इनके स्ट्रक्चर वगैरह सब आते हैं। ठीक है, इसे लिखा जाता है MEOH से। अब ये मेथेनॉल नहीं है, सॉरी इथेनॉल नहीं है, CH एमी को क्या मान लेते हैं लोग, CH3, और OH को क्या लिख देते हैं, OH। ठीक है, तो ये मिथेनॉल नहीं है, CH3OH अपना मिथेनॉल होता है, तो ये मिथेनॉल नहीं है। ठीक है, ये बस MEOH एक रिप्रेजेंटेशन है इसका लिखने का, एक शॉर्ट फॉर्म है लिखने की। ठीक है, ऐसे इसको पीएच को मतलब नहीं, पीएच बेंजीन और H हाइड्रोजन। ठीक है, पीएच हमारा फिनाइल होता है, H हमारा क्या होता है, H हमारा हाइड्रोजन होता है, तो ऐसा कुछ मत सोचना इसे, ये बस एक डिनोशन है लिखने का। एमी यहाँ पे क्या है, मिथाइल को रिप्रेजेंट करता है बस। ठीक है, और OH जो है ये इसके बेसिक नेचर को शो करता है कि मिथाइल ऑरेंज जो एक डाई है ये बेसिक डाई होती है, मतलब बेसिक डाई मतलब बेसिकली इसका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। ठीक है, और फिनोफ्थलीन जो होती है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है, इसकी वजह से इसके आगे नाम H लगा, और पीएच जो है वो फिनोफ्थलीन से आया, ना कि फिनाइल से आया। ठीक है, तो अब ये हो गया, अब ये हो गया, तो अब इतनी बात अपने को समझ में आई कि हमारा जब हम Na2CO3 हमारा हमने लिया कॉनिकल फ्लास्क में, HCl डाले जा रहे थे, तो एक पहले क्या हुआ, हमने पहले हमारा Na2CO3 सारा का सारा कन्वर्ट हुआ NaHCO3 में। जब वो कन्वर्ट हुआ तो उसको बोला हमने फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट, इसके लिए अपने को इंडिकेटर चाहिए फिनोफ्थलीन, यानी कि फिनोफ्थलीन हमारा डिटेक्ट करता है सोडियम बाइकार्बोनेट को। फिर हमने फर्दर HCl ऐड करा, जब हमारा फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया तो हमने नॉब बंद कर दी, रीडिंग वीडिंग ले ली, फिर हमने फर्दर HCl ऐड करना शुरू हुआ, तो सारा सोडियम बाइकार्बोनेट किसके साथ, हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट करने लगा किसके साथ, HCl के साथ। NaCl भी था सोल्यूशन में, और पानी भी था, क्योंकि एक्वस तो मीडियम था ही, तो NaCl और पानी था, जो कि हमारे न्यूट्रल हैं, जो वो किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे हमारे नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में। तो NaHCO3 हमारा HCl के साथ रिएक्ट करने लगा और H2CO3 में कन्वर्ट हो गया। जब सारा का सारा NaHCO3 H2CO3 में कन्वर्ट हो गया, उसको बोला हमने सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट। इसको डिटेक्ट करने के लिए हमें एक दूसरा इंडिकेटर की मदद लेनी पड़ेगी, जिसका नाम है मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मिथाइल ऑरेंज इज डिटेक्टिंग H2CO3 एंड फिनोफ्थलीन इज डिटेक्टिंग सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो ये बात हो जाओ तो लिख लो, दैट इज HPH यानी कि फिनोफ्थलीन। ठीक है, ये बात याद भी होनी चाहिए, डिटेक्ट्स NaHCO3 एंड मिथाइल ऑरेंज MEOH डिटेक्ट्स H2CO3। ठीक है, तो इतनी बात याद हो जाएगी। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत बताओ। ठीक, तो अब समझे कि एक्सपेरिमेंटली क्या हुआ होगा। ठीक है, एक बार वही बात है, बस थोड़ा एक्सपेरिमेंटली अब समझे। तो एक्सपेरिमेंटली हमने क्या करा इनिशियली, हमारे पास इसी में बात करें तो एक्सपेरिमेंटली हमारे पास क्या था, इनिशियली Na2CO3 का सोल्यूशन लिया था। इसी टाइम पर हम क्या इंडिकेटर डालेंगे। ठीक है, इसी टाइम पर इंडिकेटर डालेंगे, और मान लो कि अब दोनों इंडिकेटर को हम साथ डाल दें। ठीक है, दोनों इंडिकेटर को साथ डाल दे तो हमारा सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि फिनोफ्थलीन ठहरा एसिडिक और मिथाइल ऑरेंज ठहरा बेसिक, दोनों ही शुरू में रिएक्शन कर देंगे, सॉल्यूशन के नेचर को चेंज कर देंगे। टाइट्रेशन होने से पहले, ये जो मेन टाइट्रेशन होनी है इक्विवेलेंस पॉइंट आने से पहले ही दोनों आपस में रिएक्ट करके एक दूसरे को निपटा देंगे। सॉल्यूशन का नेचर भी चेंज कर दिया तो हम कद्दू इक्विवेलेंस पॉइंट डिटेक्ट कर पाएंगे। तो दोनों को एक साथ तो नहीं डाल सकते। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई कि हम दोनों को एक साथ तो नहीं डाल सकते, तो हमें किसी को एक को पहले डालना पड़ेगा, एक को बाद में डालना पड़ेगा। इतनी बात तो समझ आ रही है। ठीक है, तो अब किसको पहले डालेंगे, सब सपोज कि हमने क्या करा Na2CO, अब हमारा हमने क्या करा, हमने फिनोफ्थलीन डाल दिया, सिर्फ हमने फिनोफ्थलीन डाला। पहले से समझो कि क्या हो अगर हम सिर्फ फिनोफ्थलीन डालें। ठीक है, तो हमने क्या करा, ये हमने सेटअप लिया कॉनिकल फ्लास्क में, Na2CO3 का सोल्यूशन लिया, इसमें हमने शुरुआत में क्या डाल दिया, फिनोफ्थलीन डाल दिया। किससे, पिपेट से डालते हैं, शक्कर के कैपिलरी ट्यूब से चढ़ जाता है वो हमारा
ठीक है, और उसमें फिर हम डाल दिया फिनोफ्थलीन, ठीक है, फिनोफ्थलीन डाल दिया, फिर हम HCl का नॉब खोल दिया, ड्रॉप बाय ड्रॉप हम HCl ऐड करने लगे। तो क्या हो रहा होगा, हमारा Na2CO3 एक टाइम के बाद पूरा का पूरा NaHCO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा। फिनोफ्थलीन डिटेक्ट करता है फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट को, हमारा NaHCO3 को बेसिकली डिटेक्ट करता है, ठीक है। जरूरी नहीं है फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट को डिटेक्ट करें, हमारा फिनोफ्थलीन डिटेक्ट्स NaHCO3, तो NaHCO3 क्योंकि मीडियम में आ गया, मतलब सारा का सारा Na2CO3 NaHCO3 में कन्वर्ट हो गया, तो NaHCO3 जैसे ही आएगा तुरंत अपना कलर चेंज कर देगा फिनोफ्थलीन, ठीक है। तो तुरंत जैसे ही कि अपना फिनोफ्थलीन ने कलर चेंज करा, तो हमें पता लग गया कि इस रिएक्शन का फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, और इस रिएक्शन का अगर फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया तो हम क्या कर देंगे, नॉब बंद कर देंगे, रीडिंग वीडिंग नोट करेंगे। फिर हमने क्या करा, फिर अभी हमने सिर्फ फिनोफ्थलीन ही डाल रखा है, फिर हमने क्या करा, फर्दर HCl का नॉब खोल दिया, HCl का नॉब खोल दिया तो हमारा क्या, NaHCO3 फिर रिएक्ट करने लगेगा, फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। जब सारा का सारा NaHCO3 H2CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारा सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा। लेकिन क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ फिनोफ्थलीन डाला है, तो क्या ये इस सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट को डिटेक्ट कर पाएगा, क्या फिनोफ्थलीन सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट को डिटेक्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। फिनोफ्थलीन तो हमारा H2CO3 को थोड़ी डिटेक्ट करता है, फिनोफ्थलीन डिटेक्ट्स NaHCO3, ठीक है। तो जब सारा का सारा H2CO3 में कन्वर्ट हो गया तो क्या वो डिटेक्ट करेगा, ठीक है। तो सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा तो जरूर, ऐसा नहीं कि फिनोफ्थलीन डाला तो आया नहीं सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट, फिनोफ्थलीन डाले रखा तो सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट आया, लेकिन कब आया कब गया हमें कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमें इंडिकेटर की ज़रूरत है, और इंडिकेटर जो इसके लिए सूटेबल था मिथाइल ऑरेंज, वो हमने डाला ही नहीं। तो अगर सिर्फ फिनोफ्थलीन डालेंगे तो फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट तो डिटेक्ट हो जाएगा, लेकिन सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट कब आया और कब गया पता ही नहीं चला। अच्छा, इसके कॉन्ट्राडिक्टरी अगर हम सिर्फ और सिर्फ डाल दें मिथाइल ऑरेंज तो क्या होगा, मान लो हमने ऐसे लिया, Na2CO3 का सोल्यूशन लिया, इसमें पिपेट से मिथाइल ऑरेंज डाल दिया, फिनोफ्थलीन नहीं डाला और HCl डालने लग गए, तो क्या होगा, हमारा HCl डालेंगे, HCl हम डाल रहे होंगे। अब हमारा HCl डाल रहे होंगे और हमारा मिथाइल ऑरेंज तो लेकिन किसको डिटेक्ट करेगा, मिथाइल ऑरेंज का काम तो H2CO3 का डिटेक्ट करना है। तो HCl जब हम डाल रहे हैं, हमें नहीं पता कि क्या रिएक्शन हो रही है, तो Na2CO3 NaHCO3 में सारा का सारा कन्वर्ट हो जाएगा, फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा, फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट आके चले जाएगा, लेकिन मिथाइल ऑरेंज अपना कलर नहीं बदलेगा, क्योंकि वो तो सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए, वो तो H2CO3 को डिटेक्ट करता है, तो हमें पता ही नहीं लगा फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट कब आया कब गया, आया जरूर लेकिन कब आया कब गया नहीं पता लगा, ठीक है। तो फिर हम HCl तो हमने बंद करा ही नहीं, हमें पता ही नहीं लगा कब आया, तो HCl डाले जा रहे हैं, NaHCO3 से भी रिएक्शन होने लगी HCl की, वो पूरा का पूरा H2CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, जब कन्वर्ट होगा तब हमारा सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट आया और तब मिथाइल ऑरेंज कलर चेंज करा, ठीक है। तो अगर हमने सिर्फ और सिर्फ फिनोफ्थलीन डाला तो खाली हम फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट डिटेक्ट कर पाएंगे, आगे हम HCl डालते जाओ हमें कोई कलर चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा, और सिर्फ और सिर्फ मिथाइल ऑरेंज डालते गए तो फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट कब आया कब गया कोई आइडिया नहीं लगा, हम हमारा जब सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा, जब सारा का सारा NaHCO3 H2CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, तब हमें पता चलेगा कि कलर चेंज हो गया, तो सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट आया, अब नॉब बंद कर लो, अब रीडिंग ले लो, लेकिन हमारा तब तक तो देर हो गई, फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट तो आके चला गया। तो एक डाल के काम नहीं चलेगा, दोनों डालने पड़ेंगे, इतनी बात समझ आई, ठीक है। दोनों इंडिकेटर डालने पड़ेंगे, एक डाल के काम नहीं चलेगा, दोनों शुरू में नहीं डाल सकते तो रिएक्ट कर जाएंगे तो सत्यानाश हो जाएगा, तो हमें दोनों को एक एक करके डालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब सुनो करते क्या है वास्तविकता में, हम Na2CO3 का सोल्यूशन लिया हमने, इसमें कोनिकल फ्लास्क में हमने क्या फिनोफ्थलीन ऐड कर दिया शुरू में, ठीक है, और HCl हमने फिर डालना स्टार्ट करा, जब सारा का सारा Na2CO3 NaHCO3 में कन्वर्ट हो गया तो हमारा फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, फिनोफ्थलीन ने अपना कलर चेंज कर लिया, हमें पता लग गया फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, हमने HCl की नॉब बंद कर दी और हमने रीडिंग वीडिंग नोट कर ली, फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, यहाँ तक बात समझ आई, ठीक है। तो बिफोर स्टार्ट तो हमने डाल दिया फिनोफ्थलीन, और अब जब फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया तो अब ऐसा नहीं कि हम फिनोफ्थलीन को निकाल लेंगे, कई बात है कि अब फिनोफ्थलीन को निकाल लो और फिर मिथाइल ऑरेंज को डाल दो, तो ऐसे काम नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि कई लोग सोचे कि फिनोफ्थलीन आ गया कलर चेंज कर लिया, लाइट पिंक कलर आ गया, तो अभी लाइट पिंक कलर को कोई हटाने का तरीका है, कई लोग सोचेंगे बॉयल ऑयल कर दो, बॉयल ऑयल कर दे तो वैसे केमिकल सब्सटेंसेस को बॉयल ऑयल नहीं करते हैं, क्योंकि उनका पूरा नेचर चेंज हो जाएगा, हमारी टाइट्रेशन का मकसद ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फिनोफ्थलीन को पड़ा रहने देंगे, हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पे जब नॉब बंद है, हम उसमें कोनिकल फ्लास्क में फिनोफ्थलीन ऑलरेडी प्रेजेंट है, कलर चेंज कर चुका है, हम मिथाइल ऑरेंज डाल देंगे, तो इंडिकेटर दो हमारे पास मिक्स हो गए, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत कलर वलर चेंज हो जाए, लेकिन अब मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन रिएक्ट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन का नेचर अब चेंज हो चुका है,
सोल्यूशन का नेचर अब चेंज हो चुका है। ठीक है, शुरुआत में जो सोल्यूशन था वो अलग था, अब जो सोल्यूशन है वो अलग है। ठीक है, तो अब अब हमारा फिनोल्फ्थालीन और मिथाइल ऑरेंज रिएक्ट नहीं करेंगे, तो अब हमारा क्या मिथाइल ऑरेंज है हमारे पास और फिनोल्फ्थालीन भी है, थोड़ा बहुत कलर दोबारा बदल जाएगा, लेकिन अभी तो हमारा पता है ना फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट आया हुआ है, अभी तो हमने HCl दोबारा नॉब खोली नहीं है। ठीक है, तो मिथाइल ऑरेंज डाल दिया, थोड़ा बहुत मिथाइल ऑरेंज के डालने से कलर चेंज हुआ, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है, बेसिकली मिथाइल ऑरेंज के डालने से कलर चेंज नहीं हुआ, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन दोनों साथ में प्रेजेंट है, तो वो उस वजह से थोड़ा बहुत कलर हो सकता है चेंज, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, उसमें आपको ज़्यादा जाना नहीं। ठीक है, फिर हमने क्या करा, फिर हमने दोबारा HCl खोल दिया, नॉब खोल दी, HCl डालने लगे। अब सारा का सारा NHCl3 जब H2CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, तब हमारा क्या मिथाइल ऑरेंज अपना कलर चेंज कर देगा, हमारा सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट डिटेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अपना फिर नॉब बंद करो, अपना रीडिंग वीडिंग नोट करो। तो फिनोल्फ्थालीन डाला हमने बिफोर द स्टार्ट ऑफ टाइट्रेशन, और फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पे हमने मिथाइल ऑरेंज डाल दिया, फिनोल्फ्थालीन पड़े हुए ही। ठीक है, फिनोल्फ्थालीन को कोई टच भी नहीं करा। ठीक है, जैसे था उसे वैसे ही रहने दिया। ठीक है, तो अब यही जो बातें हमने पढ़ी इसको लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इफ अलोन फिनोल्फ्थालीन इज यूज्ड, ठीक है, हमने देखा था कि अलोन अगर डालेंगे तो क्या होगा, देन ओनली फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट विल बी डिटेक्टेड, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट हमारा डिटेक्ट होगा। ठीक है, और अगर हम सिर्फ और सिर्फ क्या डाल देंगे, मिथाइल ऑरेंज डाल देंगे इसकी कॉन्ट्राडिक्टरी, तो हमारा फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट कब आके कब चले जाएगा हमें पता नहीं लगेगा। ठीक है, ऐसे ही हमने जब फिनोल्फ्थालीन डाला तो फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट तो डिटेक्ट हो गया, लेकिन सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट कब आएगा कब चले जाएगा अपने को पता नहीं चलेगा, लेकिन इंडिकेटर के डालने से इक्विवेलेंस पॉइंट का आना या ना आना निर्भर नहीं करता है, बस डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, आते तो हैं लेकिन डिटेक्ट नहीं हो पाते। तो MEOH आया, MEOH हमने डाला, MEOH मतलब हमारा मिथाइल ऑरेंज डाला तो सिर्फ और सिर्फ सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट ही डिटेक्ट कर पाएंगे हम। ठीक है, यानी कि डायरेक्टली सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट विल बी डिटेक्टेड डायरेक्टली। ठीक है, मतलब फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट तो आएगा, लेकिन डायरेक्टली हमारा कौन सा सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट ही डिटेक्ट होगा। ठीक है, स्किपिंग फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है, और इक्विवेलेंस पॉइंट को ही हम एंड पॉइंट भी बोलते हैं। तो जब मिथाइल ऑरेंज डाला तो फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट कब आया कब गया पता नहीं चला, हमारा सीधा का सीधा हम सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट ही डिटेक्ट करेंगे। सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट पे ही जब H2CO3 सारा बन जाएगा NaHCO3 से, ठीक है, तो हमारा सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट डिटेक्ट होगा और कलर चेंज होगा किसमें, मिथाइल ऑरेंज का हमारा सोल्यूशन, मिथाइल ऑरेंज हमारे सोल्यूशन का कलर चेंज करेगा। ठीक है, लेकिन अगर हमें दोनों इक्विवेलेंस पॉइंट डिटेक्ट करने हैं, सो टू डिटेक्ट both the equivalence points, both equivalence points, तो हम क्या करेंगे, इनिशियली तो फिनोल्फ्थालीन डालेंगे, अभी बात करी हमने, इनिशियली फिनोल्फ्थालीन इज यूज्ड एंड आफ्टर फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट मिथाइल ऑरेंज इज मिक्स्ड या एडेड, कुछ भी बोल दो, दोनों को साथ में इनिशियली ले ही नहीं सकते क्योंकि आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। बताओ, क्या बात समझ आई? ठीक है, बात समझ आई है तो हम कुछ क्वेश्चन इस पर ट्राई करते हैं, कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन करो। ठीक है, हमने क्या लिया है, मिक्सचर इज टाइट्रेटेड। ठीक है, मिक्सचर मैं बता देता हूँ कौन सा मिक्सचर है। ठीक है, आप लोग एक तो NaOH एक्वस का मिक्सचर लो, किसके साथ,
Na2CO3 के साथ। ठीक है, तो इन दोनों का मिक्सचर लो, बाकी क्वेश्चन पढ़ो, करो सॉल्व। ठीक है, एक मैं करके दिखाता हूँ, चलो कैसे करते हैं। तो मिक्सचर है हमारे पास, तो मिक्सचर हमारे क्वेश्चन में गोला बनाते हैं, हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है एक बीकर टाइप, तो हमें कोई बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, गोला बनाने की इस बार नीड नहीं है। ठीक है, टाइट्रेटेड विद चाहो तो बना भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले टाइट्रेट करा किसके साथ, 0.1 मोलर HCl के साथ, तो HCl के साथ हमने उसे टाइट्रेट करा। ठीक है, और 40 ml ऑफ इट इज रिक्वायर्ड यूजिंग, यानी कि HCl का कितना 40 ml रिक्वायर्ड है यूजिंग HPH इंडिकेटर, मतलब फिनोफ्थलीन इंडिकेटर हमने यूज करा। ठीक है, फिर कह रहा है उसी सेम मिक्सचर को, तो ये अलग टाइट्रेशन, पहली एक अलग टाइट्रेशन करी यूजिंग हमने फिनोफ्थलीन, फिर कह रहा है सेम मिक्सचर को, इसी मिक्सचर को हमने किसके साथ टाइट्रेट करा, यूजिंग मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। मतलब पहले हमने पूरे मिक्सचर को, ऐसे नहीं कि एक ही को पहले इससे कर रहे हैं फिर उससे कर रहे हैं, मतलब हम ये दो अलग अलग हमारी टाइट्रेशन है, दो अलग अलग हमने रिएक्शन कराई है। ठीक है, एक बार सिर्फ हमने लिया है HPH और एक बार सिर्फ लिया है हमारा मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, तो हमने उसको टाइट्रेट करा सिर्फ और सिर्फ किससे, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर के प्रेजेंस में। तो इनिशियली हमारा, ठीक है, इनिशियली देखो कह रहा है ना मिथाइल ऑरेंज ही लिया इनिशियली। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर लिया इनिशियली, देन 70 ml ऑफ HCl सोल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर द एंड पॉइंट, एंड पॉइंट मतलब इक्विवेलेंस पॉइंट के लिए। ठीक है, तो मतलब दो टाइट्रेशन करी एक बार हमने। ठीक है, इसकी टाइट्रेशन हमने किससे करी, ठीक है, HCl से करी। एक बार हमने इंडिकेटर लिया सिर्फ और सिर्फ HPH यानी कि फिनोफ्थलीन, तो हमारा कौन सा इक्विवेलेंस पॉइंट डिटेक्ट होगा, एक इक्विवेलेंस पॉइंट डिटेक्ट होगा हमारे नॉर्मल केस में, कौन सा, फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट डिटेक्ट होगा। यानी कि ऐसे भी मत याद करो कि HPH हमारा फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट को डिटेक्ट करता है, याद रखो कि HPH हमारा किसको डिटेक्ट करता है, NaHCO3 को, और MEOH किसको डिटेक्ट करता है, H2CO3 को। ठीक है, तो एक बार टाइट्रेशन में सिर्फ और सिर्फ HPH लिया, और एक बार टाइट्रेशन में सिर्फ और सिर्फ MEOH लिया। ठीक है, तो दो अलग अलग हमारे पास है। ठीक है, तो दो अलग अलग केस बना लेते हैं। ठीक है, एक बार विद फिनोफ्थलीन जब हमने लिया इनिशियली सिर्फ, ठीक है, एक बार जब हमने MEOH यानी कि मिथाइल ऑरेंज लिया इनिशियली इंडिकेटर। ठीक है, और दोनों में फिर हमने इसमें MEOH का यूज नहीं करा और इसमें HPH का यूज नहीं करा। ठीक है, तो HPH लिया तो कौन सा इक्विवेलेंस पॉइंट डिटेक्ट होगा, ठीक है, फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट डिटेक्ट होगा। ठीक है, याद तो अपने को क्या है कि NaHCO3 डिटेक्ट करता है, और ये हमारा सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट यानी कि हमारा H2CO3 को डिटेक्ट करेगा। ठीक है, इक्विवेलेंस पॉइंट या एंड पॉइंट एक ही बात है। ठीक है, तो अब हमारा क्या, अब हमारा HCl जो है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, HCl हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस और Na2CO3 इज अ सॉल्ट, लेकिन कैसा सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है। ठीक है, बेसिक सॉल्ट है, क्योंकि सॉल्ट है किसका, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का। तो HCl आने वाला एसिड किसके साथ रिएक्ट करना चाहेगा, बेस के साथ या सॉल्ट के साथ। मान लिया सॉल्ट बेसिक है, मान लिया सॉल्ट बेसिक है, लेकिन एसिड पहले तो रिएक्ट करेगा बेस के साथ ना। भाई वो सॉल्ट से इसलिए रिएक्ट कर रहा था क्योंकि बेसिक है वो, तो अगर उसे पहले बेस मिल ही रहा है तो पहले तो बेस को निपटाएगा ना। बताओ, अगर पहले बेस उसे मिल ही रहा है, जो NaOH इतना बढ़िया स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, तो एसिड आने वाला एसिड पहले बेस के साथ रिएक्ट करेगा ना, उसके बाद ना बेसिक सॉल्ट से रिएक्ट करेगा। ठीक है, ऐसे समझो कि HPH हमारा क्या बना रहा था, HPH हमारा क्या बना के कुछ नहीं रहा था, HPH हमारा डिटेक्ट किसको कर रहा था, NaHCO3 को डिटेक्ट कर रहा था। ठीक है, मैं इसे यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, HPH हमारा किसको डिटेक्ट कर रहा था, NaHCO3 को डिटेक्ट कर रहा था जब हमारी दो रिएक्शन होंगी। ठीक है, बेसिकली हमारी क्या है, दो रिएक्शन है, एक NaOH जब हमारा HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा होगा, NaCl तो बना रहा, एक NaCl बना रहा होगा, साथ में पानी वानी बन रहा होगा। ठीक है, और दूसरी रिएक्शन क्या है हमारी, ठीक है, Na2CO3 है जो कि HCl के साथ रिएक्ट करेगा, ये क्या बनाएगा, ये भी एक एक करके देखो, Na2CO3 वही सॉल्ट है हमारा, बेसिक सॉल्ट है, तो इट कैन क्या करेगा, गेन करेगा H प्लस को, लेकिन दो H प्लस गेन कर सकता है, लेकिन एक एक करके करेगा, तो पहले तो क्या बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा। ठीक है, और साथ में
हमारा NaCl वगैरह बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा पहले तो क्या बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा मेनली, मतलब हमारा ये दोनों के दोनों H प्लस एक साथ गेन नहीं करेगा, ये तो बात हुई है ना हमारी, ठीक है। NaCO3 को डिटेक्ट करेगा, तो HPH हमने इंडिकेटर लिया तो ये किसको डिटेक्ट कर रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट को डिटेक्ट कर रहा है, और हमें बताया कि HCl डाला तो पहले रिएक्ट करेगा वो बेस के साथ, क्योंकि बेस है और ये है सॉल्ट, लेकिन भले ही बेसिक सॉल्ट है लेकिन है तो सॉल्ट ना, तो किससे रिएक्ट करना चाहेगा, पहले बेस से करेगा फिर करेगा सॉल्ट से, तो हमारी पहली रिएक्शन पहले होगी, दूसरी रिएक्शन बाद में होगी, ये बात तो हमें समझ में आ रही है। और HPH किसको डिटेक्ट करता है, फिनोल्फ्थालीन, NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट को डिटेक्ट करता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट अगर बन रहा है हमारा तो किससे बन रहा होगा, Na2CO3 से बन रहा होगा, Na2CO3 से बन रहा होगा, मतलब HCl जब Na2CO3 से रिएक्ट हो रहा होगा तब सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा, ठीक है। मतलब सारा का सारा जब हमारा HPH हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट को डिटेक्ट करेगा तब सारा का सारा सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया होगा, ठीक है। मतलब सारा का सारा सोडियम बाइकार्बोनेट HCl से रिएक्ट करके सोडियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया होगा, और अगर HCl सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट कर रहा है मतलब NaOH को निपटा चुका है, क्योंकि बेस से तो पहले रिएक्ट करेगा, समझो ना। अगर HPH यूज करा तो सोडियम बाइकार्बोनेट को डिटेक्ट करा, और सोडियम बाइकार्बोनेट अगर डिटेक्ट कब करेगा, जब बनेगा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट बन रहा होगा, किससे बन रहा होगा, सोडियम कार्बोनेट से, तो यानी कि सारा का सारा सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया, और कब हुआ होगा, जब HCl ने सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा होगा, और HCl सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कब करेगा, जब HCl NaOH को निपटा देगा। आप क्रोनोलॉजी समझ रहे हो, बताओ। ठीक, तो मतलब क्या, सारा का सारा NaOH NaCl में कन्वर्ट हो गया, और सारा का सारा Na2CO3 जब NaHCO3 में कन्वर्ट हो जाएगा तब हमारा फिनोल्फ्थालीन किसको डिटेक्ट करेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट को डिटेक्ट करेगा, ठीक है। तो पहली रिएक्शन हुई ये NaOH की HCl के साथ, ठीक है, NaCl बनाया, फिर Na2CO3 की रिएक्शन हुई हमारी रिमेनिंग HCl के साथ, बताओ, रिमेनिंग HCl के साथ रिएक्शन हुई और सोडियम बाइकार्बोनेट बना लिया, क्या बैक टाइट्रेशन वाली फील आ रही है, बैक टाइट्रेशन वाली फील आ रही है, आप निकालोगे इनफैक्टर दोनों का, HCl का कॉमन सब्सटेंस का इनफैक्टर निकालोगे, ठीक है, कॉमन सब्सटेंस का इनफैक्टर निकालोगे तो क्या आएगा, HCl का इनफैक्टर दोनों में सेम है, वन ही है, HCl दोनों में क्या है, एक एक एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन टाइप की तो है, HCl दोनों में एक एक H प्लस दे सकता है, एक ही दे रहा है, इनफैक्टर दोनों केस में वन है, और अगर दोनों केस में इनफैक्टर वन है तो हम क्या कह सकते हैं, क्या हम कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट ऑफ HCl यानी कि टोटल इक्विवेलेंट ऑफ HCl जो होंगे वो किसके, इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट के बराबर होंगे, बताओ, कह सकते हैं। और HCl के कितने इक्विवेलेंट यूटिलाइज हुए, तो पूरे, हमें पता है मोलैरिटी दी HCl की, और कितना वॉल्यूम यूटिलाइज हुआ है वो भी दिया है, 40 ml दिया है, ठीक है। तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर करके हम मिली इक्विवेलेंट नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो मोलैरिटी कितनी है, 0.1 है, ml कितना है, 40 ml है, और एन फैक्टर कितना है, 1 है, तो इससे क्या आ गया हमारे पास, मिली इक्विवेलेंट आ गया, तो मिली इक्विवेलेंट इक्वेट कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। अब मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH कितने हो गए, ठीक है, NaOH के सपोज मैं मान लेता हूँ हमारे पास क्या है, ये है, ठीक है। तो इसमें मैं मान लेता हूँ कि NaOH के अमाउंट मान लेता हूँ मैं कितना x, और Na2CO3 का अमाउंट कितना मान लेता हूँ y मान लेता हूँ, भाई ऐसे ही तो करते थे मिक्सचर वाले, ठीक है। अब हमें पता है, अब इतना आइडिया लग गया होगा, ml वेमएल सब जगह है, तो मैं इसके मिली मोल मान लेता हूँ, दोनों को मोल मान लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैंने मिली मोल मान ली, ठीक है। तो x मिली मोल है NaOH का, और इसका इनफैक्टर कितना, वन ही है, क्योंकि एक OH मैंने दे सकता है, एक ही दे रहा है, ठीक है। Na2CO3 में इसके मोल्स y, मिली मोल्स y, और इंटू एन फैक्टर कितना, वन ही है इसका, क्योंकि देखो Na2CO3 किस में कन्वर्ट हो रहा है, NaHCO3 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब एक H प्लस का क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, एक H प्लस का गेन कर रहा है, मतलब इसकी ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, बेस की तरह एक्ट कर रहा है, मतलब इसकी एसिडिटी कितनी हो गई, वन हो गई, ठीक है, एसिडिटी वन, तो हमारा एन फैक्टर कितना हो गया, वन हो गया, ठीक है। तो इसके हमारे क्या आ गए, मिली इक्विवेलेंट्स आ गए, मिली मोल इंटू एन फैक्टर मिली इक्विवेलेंट आ गए इसके, यहाँ भी मिली मोल इंटू एन फैक्टर का मिली इक्विवेलेंट्स आ गए, यहाँ मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml रखा इंटू एन फैक्टर, मतलब ये भी मिली इक्विवेलेंट आ गए, तो एक इक्वेशन बन गई है,
ठीक है। अब हमारा अगर MUH यूज़ करेंगे, MUH यूज़ करेंगे तो हमारा क्या सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट डिटेक्ट होगा। सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट डिटेक्ट होने का क्या मतलब है कि मिथाइल ऑरेंज हमारा किसको डिटेक्ट करता है, मतलब H2CO3 को डिटेक्ट करता है। अब ये रिएक्शन अलग थी, अब ये सब भूल जाओ। अब हमारा फिर से है NaOH, ये वाला है, इसमें HCl है। अब बस अब सिर्फ और सिर्फ हमने मिथाइल ऑरेंज डाला है। ठीक है, तो HCl तो पहले NaOH के साथ रिएक्ट करेगा ही। ठीक है, और वही अगर मिथाइल ऑरेंज अगर H2CO3 को डिटेक्ट कर रहा है, मतलब Na2CO3 HCl के साथ रिएक्ट करके पहले एक H प्लस देगा, फिर फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट उसका आएगा, फिर हमारा एक और H प्लस देगा, फिर सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा, तो यानी कि सीधा का सीधा सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट डिटेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन पहले तो NaOH से रिएक्ट करेगा HCl, तो अगर H2CO3 बन रहा है, क्योंकि MeOH किसको डिटेक्ट करेगा, H2CO3 को, तो NaOH को तो निपटा ही दिया HCl ने, क्योंकि सबसे पहले तो इससे रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, और जो हमारा सारा का सारा Na2CO3 है, सारा का सारा Na2CO3 है, वो भी HCl के साथ रिएक्ट कर चुका है। सारा का सारा वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, NaHCO3 में कन्वर्ट हो चुका है। और ये NaHCO3 ने फिर फर्दर हमारा क्या, फर्दर फिर HCl के साथ रिएक्ट होके फिर ये फर्दर किस में कन्वर्ट हो चुका है, हमारा H2CO3 में। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं डायरेक्ट ही कि Na2CO3 सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो चुका है, H2CO3 में। इसने पहले एक एक करके हुआ होगा, पहले एक H प्लस दिया होगा, फिर दूसरा H प्लस दिया होगा, फिर अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो गया, H2CO3 में। लेकिन जो एक H प्लस देके जो फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा वो इस बार डिटेक्ट नहीं हो पाएगा, सीधा का सीधा H2CO3 डिटेक्ट होगा, जो कि हमारा सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट है। ठीक है, तो इस बार भी क्या बैक टाइट्रेशन वाली फील है, बिल्कुल है। तो मिली इक्विवेलेंस इक्वेट करेंगे। ठीक है, ठीक है, हम फिर से देखो कि HCl वही हमारा, इसका क्या बैक टाइट्रेशन है, HCl का इनफैक्टर दोनों में 1 ही है, तो हमारा फिर से लग जाएगा। ठीक है, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ किसके, कॉमन सब्सटेंस जो कि हमारा HCl, टोटल मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl हमारे किसके, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 के बराबर होगा। ठीक है, HCl के मिली इक्विवेलेंट कितने हैं, इस बार कह रहा है 70 ml यूटिलाइज हुआ है। ठीक है, और कंसेंट्रेशन तो वही 0.1 मोलर ही है। ठीक है, तो HCl के मिली इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे, वही 0.1, इस बार 40 की जगह 17 इंटू फैक्टर 1। ठीक है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH की बात करें तो x मिलीमोल तो मैंने माने ही थे, इंटू फैक्टर इस बार भी 1 ही है। ठीक है, और इसकी बात करें Na2CO3 का, तो मिलीमोल तो y ही है, लेकिन n फैक्टर इस बार कितना है, n फैक्टर 1 की जगह है 2, क्योंकि पहले एक H प्लस दे रहा था, अब 2 के 2 H प्लस दे रहा है। पहले एक एक करके दिया होगा, लेकिन वो डिटेक्ट नहीं कर रहा ना, ये तो MeOH वो डिटेक्ट कर ही नहीं रहा, तो इसने अल्टीमेटली क्या H2CO3 डिटेक्ट कर रहा, तो Na2CO3 से H2CO3 में कितने 2 H प्लस दे दिए, मतलब इसकी Na2CO3 की एसिडिटी कितनी हो गई, 2 हो गई, मतलब एन फैक्टर कितना है, 2 है। 2 H प्लस हमारा गेन कर सकता था और 2 कर भी रहा है, तो एसिडिटी हो गई 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारी 2 इक्वेशन आ जाएगी। एक इधर क्या आ जाएगी, इधर बात करें तो हमारी आ जाएगी 4 इक्वल टू, या ऐसे लिख दो इसे, x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये आ जाएगी। ठीक है, और इधर से क्या आ जाएगी, x प्लस 2y इक्वल टू 7। 2 इक्वेशन आ गई, 2 इक्वेशन आ गई, सॉल्व कर लो। ठीक है, x और y निकाल लो, आ जाएगा आपका। जब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से अब अगर इसको सेकंड मानो, इसको फर्स्ट मानो, सेकंड -1 कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। y आ जाएगा 3 मिलीमोल, और x फिर डाल देना किसी भी y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डाल देना, आपका x आ जाएगा 1 मिलीमोल। ठीक है, और y कितना आ गया, 3 मिलीमोल। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा यही कंपोजिशन पूछा है मिक्सचर का, तो हमारे पास NaOH आ गया कितना, 1 मिलीमोल, और y यानी कि जो हमने क्या माना था, Na2CO3 माना था, वो कितना आ गया, 3 मिलीमोल। ठीक है, इसका मास निकालना हो तो इसे मोलर मास से मल्टीप्लाई करके मास आ जाएगा मिलीग्राम में, ग्राम में कन्वर्ट करना है इंटू 10⁻³ कर देना, ऑप्शन जैसे हो कर लेना। बताओ, क्वेश्चन में कोई दिक्कत, क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ठीक, ये करो।
देखो क्या कह रहा है, 0.1 ग्राम कह रहा है सोल्यूशन है किसमें, Na2CO3 और NaCO3 का, उसको हमने बेसिकली टाइट्रेट कराया किससे, HCl सोल्यूशन से, और हमने एंड पॉइंट तक देखा, इक्विवेलेंस पॉइंट एंड पॉइंट एक ही बात, और हमने किसके इंडिकेटर की हेल्प ली, सिर्फ और सिर्फ फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर की हेल्प ली, और हमारा परसेंट बाय वेट पूछ रहा है Na2CO3 का सोल्यूशन में। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम मिक्सचर वैसे आइडियली से बोलना चाहिए था, लेकिन सोल्यूशन बोल रहा है तो वही बात है, यानी कि हमने क्या लिया है, एक लिया Na2CO3 और एक लिया NaHCO3। ठीक है, ऐसे बना लो, चाहे वो बीकर टाइप बना लो जैसे पहले दिया था, कुछ भी कर लो, आपको तो बस एक रिप्रेजेंटेशन कर लो, और इसको टाइट्रेट करा किसके साथ, HCl के साथ टाइट्रेट करा। ठीक है, इसका पूरे मिक्सचर का मास हमें दिया है, सोल्यूशन जो भी कह रहा है 0.1 ग्राम दिया है। ठीक है, अब Na2CO3 क्या है हमारा, Na2CO3 हमारा बेसिक, बताओ Na2CO3 क्या है हमारा, दोनों सॉल्ट है। ठीक है, दोनों सॉल्ट है, लेकिन ये कैसा सॉल्ट है, ये है बेसिक सॉल्ट। ठीक है, और ये क्या है, ये है एम्फोटेरिक सॉल्ट। ठीक है, एम्फोटेरिक सॉल्ट है, यानी कि एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों ही शो कर सकता है। ठीक है, तो पहले HCl किसके साथ रिएक्ट करेगा, एम्फोटेरिक सॉल्ट के साथ कि बेसिक सॉल्ट के साथ, इस बार कोई बेस नहीं है तो किसके साथ रिएक्ट करेगा, जो बेस के लगभग समान सा है, और बेस के लगभग समान क्लोज टू बेस कौन सा है, जो बेसिक सॉल्ट है, बेस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ये तो एक H प्लस दे सकता है, तो ये एसिडिक नेचर भी शो कर सकता है। ठीक है, और H प्लस गेन करके बेसिक नेचर भी शो कर सकता है, लेकिन ये इसके पास कोई H प्लस है ही नहीं है, तो गेन ही करेगा H प्लस का, तो ये बेसिक नेचर है इसका। तो पहले किसके साथ रिएक्ट करेगा HCl, Na2CO3 के साथ रिएक्ट करेगा, और हमारा सिर्फ और सिर्फ फिनोल्फ्थालीन है, तो फिनोल्फ्थालीन किसको डिटेक्ट करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को डिटेक्ट करता है। फिनोल्फ्थालीन सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट को डिटेक्ट करता है, तो हमारा क्या, ओनली फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट तक हमें बात करनी है। ठीक है, फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट बोला, क्वेश्चन में कह रहा है फर्स्ट एंड पॉइंट। ठीक है, तो फर्स्ट एंड पॉइंट क्वेश्चन के हिसाब से मान लेते हैं, एक ही बात है वो कोई। ठीक है, तो फर्स्ट एंड पॉइंट के लिए हमारा क्या है, Na2CO3 के साथ पहली रिएक्शन होगी NaCl की, तो समझ में आ ही रहा है, Na2CO3 के साथ हो रही है, तो Na2CO3 प्लस HCl हमारा क्या बनेगा, वही नमक वमक बनेगा, और सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा, मेन जो है हमारा। ठीक है, अब दोबारा अब हमारा फर्दर फिर HCl डालेंगे, तो NaCO3 के साथ रिएक्शन होगी, जो बना है NaCO3 उसके साथ भी रिएक्शन होगी, और जो पहले से मिक्सचर में प्रेजेंट था उसके साथ भी रिएक्शन होगी, लेकिन हमें तो HPH लिया है, तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट यानी कि NaHCO3 डिटेक्ट करता है, तो NaHCO3 की दोबारा रिएक्शन कराने की अपने को कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या लगा देंगे हम इसके लिए, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा देंगे। ठीक है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा देंगे, यानी कि इन दोनों के इक्विवेलेंट्स को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। यही करना रहता है। ठीक है, डेटा वेटा देख लो किसका दिया हो, तो उस हिसाब से इक्विवेलेंट को क्या कर दिया करो, इक्वेट कर दिया करो, बस इतनी सी चीज़ है। अब देखो आपको क्या पास क्या दिया है, HCl दिया है, नॉर्मेलिटी वॉल्यूम। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम से क्या आ जाते हैं हमारे, मिली इक्विवेलेंट्स आ जाते हैं, तो हम इक्विवेलेंट ही अगर कर रहे हैं तो नॉर्मेलिटी 0.01, और वॉल्यूम को आप 10 डिवाइड बाई 1000 कर दो, यानी कि आपका इक्विवेलेंट आ जाएगा, लीटर में कन्वर्ट कर दो वॉल्यूम को, तो इक्विवेलेंट किसके आ गए, HCl के आ गए। ठीक है, क्योंकि फिनोफ्थरीन इंडिकेटर जिस एंड पॉइंट को डिटेक्ट करेगा वो फर्स्ट एंड पॉइंट होगा। ठीक है, तो इसलिए ये वाली रिएक्शन तो रुक गए। ठीक है, फिर इक्विवेलेंट को इक्वेट कर रहे हैं। अब हमें लिखने हैं इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3, तो Na2CO3 के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमें पता है टोटल मास ऑफ जो सोल्यूशन है वो 0.1 ग्राम है, तो मानना पड़ेगा Na2CO3 का मास, तो Na2CO3 का मास मान लेते हैं, लेट एक्स ग्राम। ठीक है, Na2CO3 का मास एक्स ग्राम मान लेते हैं। ठीक है, एक्स ग्राम अगर मान लिया तो इसके इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, एक्स इसका मास हो गया ग्राम में, डिवाइड बाय इसका मोलर मास 106 हो जाएगा इसका मोलर मास ग्राम पर मोल में। ठीक है, इंटू एन फैक्टर, अब एन फैक्टर कितना होगा, एक होगा, क्यों एन फैक्टर एक है, क्योंकि इसमें इस ये जो Na2CO3 बेस की तरह काम कर रहा है, बेसिक सॉल्ट है, बेस की तरह काम कर रहा है विद जब रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, और इसकी बेसिस एसिडिटी कितनी है इसमें 1 है, क्योंकि एक H प्लस को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है, तो एन फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ से हम x निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा, यहाँ से x निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, हो जाएगा 106 इंटू 10⁻⁴। एक्स हमने क्या माना था, ग्राम में माना था, तो ग्राम में आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स हमारा आ गया। ठीक है, हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा परसेंट बाय वेट ऑफ Na2CO3 इन सोल्यूशन, तो कोई दिक्कत नहीं है, परसेंट बाय वेट निकल जाएगा, एक सेकंड रुक जाओ बस,
परसेंट बाय वेट निकाल लेते हैं। तो नाउ परसेंट ऑफ Na2CO3 कितना होगा, मास ऑफ Na2CO3 यानी कि x जो कि आया कितना अपना 106 इंटू 10⁻⁴ ग्राम अपॉन में टोटल मास ऑफ सोल्यूशन जो कि दिया हुआ है 0.1 ग्राम। ठीक है, 0.1 ग्राम इंटू क्या 100, ये आ जाएगा परसेंट में, और कितना आएगा, आसान कैलकुलेशन है 10.6% आ रहा है। बताओ कोई दिक्कत। बेसिकली देख रहा है HPH लिया तो कौन सा इक्विवेलेंस पॉइंट डिटेक्ट होगा, HPH लिया तो कौन सा इक्विवेलेंस पॉइंट डिटेक्ट होगा ये देखना है बस। फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट डिटेक्ट होगा यानी कि NHCO3 डिटेक्ट करेगा। ठीक है, अब एक डाउट जो आता है वो ये आता है कि जब सोल्यूशन में पहले से ही NaHCO3 प्रेजेंट था तो HPH तो वहीं पे कलर चेंज कर जाना चाहिए था, क्योंकि जब फिनोल्फथलीन हमने डाला तो फिनोल्फथलीन किसको डिटेक्ट करता है, NaHCO3 को डिटेक्ट करता है। तो शुरुआत में कलर चेंज हो जाना चाहिए था जब शुरुआत में प्रेजेंट था, ये प्रेजेंट था ना NaHCO3, तो क्यों नहीं हुआ। तो ये बात ध्यान रखो कि फिनोल्फथलीन डिटेक्ट करता है NaHCO3 को और मिथाइल ऑरेंज डिटेक्ट करता है H2CO3 को, लेकिन कब करता है, जब सिर्फ और सिर्फ मीडियम में क्या NaHCO3 प्रेजेंट हो। तो यानी कि शुरुआत में तो Na2CO3 भी प्रेजेंट था तो इस वजह से उसने डिटेक्ट नहीं करा। लेकिन फिर एक और डाउट आता है कि Na2CO3 जब NaHCO3 में कन्वर्ट हो गया तब NaHCO3 जो बना ये है, और NaHCO3 जो पहले से था सोल्यूशन का जो पार्ट था वो भी है, लेकिन साथ में NaCl भी तो है। तो बिल्कुल ठीक बात है, अब भी NaCl है, लेकिन वैसे तो पानी भी है, लेकिन NaCl और पानी दोनों ही कैसे न्यूट्रल चीज़ है, और न्यूट्रल चीज़ें तो pH को अफेक्ट नहीं डालेंगी, तो उनका प्रेजेंस इंडिकेटर पे असर नहीं डालेगा, इंडिकेटर के कलर चेंज करने और ना करने पे असर नहीं डालेगा। NaCl इज जस्ट लाइक वाटर, NaCl हमारे न्यूट्रल है, ऐसे तो पानी NaCl और हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट तीनों प्रेजेंट है, लेकिन दो बाकी जो दोनों है NaCl और पानी वो दोनों न्यूट्रल सब्सटेंसेस है, इसलिए उस पर असर नहीं आ रहा है इंडिकेटर का। ठीक है, वो असर नहीं डाल रहे इंडिकेटर पे। ठीक है, उल्टा बोल दिया मैंने, NaCl और वाटर असर नहीं डालेंगे इंडिकेटर पे, इंडिकेटर का कलर चेंज करना न्यूट्रल सब्सटेंसेस पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, वो डिटेक्ट करता है H2 हमारा NaHCO3 को, HPH डिटेक्ट करता है NaHCO3 को, लेकिन जब मीडियम में सिर्फ और सिर्फ NaHCO3 प्रेजेंट हो और बाकी कोई सब्सटेंस अगर प्रेजेंट हो तो वो हमारे ऐसे होने चाहिए जो pH को अफेक्ट ना करे, जिसकी वाटर हो गया, NaCl हो गया, NaCl मतलब सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, या और कोई ऐसे हो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वो प्रेजेंट हो, तो हमारा मीडियम का pH चेंज नहीं होगा और हमारा इंडिकेटर का कलर चेंज अपने नॉर्मल पैटर्न पे ही करेगा। बोलो। ठीक, अगला क्वेश्चन कर दो। क्या कह रहा है, मिक्सचर कह रहा है NaOH का, NHCO3 का तो सर गोला बना लो। ठीक है, गोला बना लो। ठीक है, NaOH एक हो जाएगा, ठीक है, एक हो जाएगा NaHCO3। ठीक है, उसका क्या कह रहा है, इसको रिक्वायर हो रहा है आपको 25 ml 0.1 मोलर HCl सोल्यूशन। ठीक है, हमने टाइट्रेट करा इसे, इंडिकेटर यूज करा, हमारा क्या फिनोल्फथलीन इंडिकेटर यूज करा। ठीक है, और हमारा जो सेम अमाउंट ऑफ मिक्सचर है, हाउएवर कह रहा है सेम अमाउंट जो हमने लिया है जिसका मिक्सचर का, ठीक है, इट रिक्वायर्स 30 ml 0.1 मोलर HCl, 30 ml 0.1 मोलर HCl रिक्वायर होगा इसे यूजिंग MEOH इंडिकेटर। मतलब एक बार हमने टाइट्रेशन क्या कराई HPH इंडिकेटर के प्रेजेंस में सिर्फ, और एक बार सिर्फ किसके प्रेजेंस में कराई MEOH इंडिकेटर के प्रेजेंस में सिर्फ। ठीक है, तो पहले भी करा था हमने ऐसे, हमसे मोलर रेशियो पूछ रहा है दोनों का, तो मोलर रेशियो सपोज हम क्या मान लेंगे, मोल्स मान ले, मतलब मोलर रेशियो मतलब मोल्स का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, तो गोला वोला बना लेना, मैं बना नहीं रहा हूँ गोला। ठीक है, तो दोनों के मोल्स मान लेते हैं, मोल्स की जगह मिली मोल्स ही मान ले, इसके x मिली मोल मान ले और इसके y मिली मोल मान ले। ठीक है, दो बार करनी है रिएक्शन, एक बार इन द प्रेजेंस ऑफ HPH इंडिकेटर, ठीक है, एक बार इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। ठीक है, ठीक है, तो अब करते हैं क्या हो रहा होगा, HPH हमारा किसको इंडिकेट हमारा डिटेक्ट करेगा, इट विल डिटेक्ट सोडियम
बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट पहले से प्रेजेंट है, पहले से प्रेजेंट पे असर नहीं है। जो पहले से प्रेजेंट तो मतलब हमारा क्या HPH डिटेक्ट करेगा NaHCO3 को, लेकिन जब मीडियम में सिर्फ और सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट हो। ठीक है, पानी वानी तो हो गई, लेकिन साथ में अभी NaOH है। NaOH मीडियम के पीएच को चेंज कर देगा। NaOH एक बेसिक है, न्यूट्रल चीज थोड़ी है NaOH। तो NaOH मीडियम के पीएच को बदल देगा, इसलिए फिनोल्फ्थालीन हमारा अभी कलर चेंज नहीं होगा। कब होगा? जब NaOH निपट जाएगा। ठीक है, तो NaOH को निपटना पड़ेगा। तो कब होगा? जब सारा का सारा NaOH HCl डालेंगे और सारा का सारा NaOH HCl से रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NaCl में। अब हमारा क्या है? अब हमारा NaCl है। NaCl तो न्यूट्रल चीज है। HCl डाल रहे थे हम तो ऊपर से, HCl तो ब्यूरेट से डाल रहे हैं, तो HCl को तो नॉब बंद कर दिया हमने। ठीक है, HCl को तो नॉब बंद कर दिया, तो HCl तो बाहर नहीं रहा, सारा का सारा NaOH NaCl में कन्वर्ट हो गया। तो अब मीडियम में क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है, हमारा वाटर है और NaCl है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट है और वाटर और NaCl क्या न्यूट्रल है। तो अब HPH अपना कलर चेंज कर देगा। तो HPH अपना कलर चेंज कर देगा, इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर देगा। तो अब हमारे डिटेक्ट हो जाएगा। तो अब ये कब डिटेक्ट हुआ? जब सारा का सारा NaOH NaCl में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो क्या कर दो आप? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा दो। ठीक है, तो क्या करो आप? मिली इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट इक्वेट कर देते हैं। सपोज इक्विवेलेंट भी कर सकते हो। मिली इक्विवेलेंट ऑफ किसके? HCl, क्योंकि HCl का डेटा अपने को दिया हुआ है, और मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। ठीक है, किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में लगा सकते हैं, लेकिन जिसका डेटा गिवन है और जिसका पूछा है उस हिसाब से करोगे। तो NaOH के मिलीमोल तो मैंने माने x, एन फैक्टर तो 1 ही है, एक ही OH माइनस दे सकता है, एक ही दे रहा है। HCl के मिली इक्विवेलेंट निकालेंगे, HCl को तो हम इससे निकाल लेंगे मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर से, क्योंकि इसका मोलैरिटी कितनी है? 0.1 मोलर है। ml में वॉल्यूम ले रहे हैं तो मिली इक्विवेलेंट ही आएगा, इनटू एन फैक्टर कितना? 1। एक H प्लस दे सकता है, दे भी रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे x आ जाएंगे, यानी कि मिलीमोल्स आ जाएंगे किसके? NaOH के, जो कितने आ जाएंगे? 2.5 मिलीमोल। ठीक है, अब क्या कह रहा है? हमने दोबारा रिएक्शन कराई, सेम मिक्सचर लिया, उसकी रिएक्शन किससे कराई? इससे हमने फिर से टाइट्रेशन करी HCl के साथ ही, लेकिन हम इंडिकेटर लिया हमने मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज किसको डिटेक्ट करेगा? H2CO3 को डिटेक्ट करेगा। H2CO3 को डिटेक्ट करेगा, लेकिन H2CO3 कब बनेगा? जब पहले HCl रिएक्ट करेगा NaOH के साथ। HCl तो NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि सॉल्ट और बेस में किसके साथ पहले रिएक्ट करेगा? भले ही बेसिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट भी नहीं होते, एक तरीके से एम्फोटेरिक सॉल्ट है। ये एक एम्फोटेरिक सॉल्ट है और एक बेस है, तो पहले तो HCl बेस के साथ ही रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो पहले तो सारा का सारा NaOH किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NaCl में कन्वर्ट हो जाएगा, HCl की प्रेजेंस में। ठीक है, फिर जो NaHCO3 है वो सारा का सारा HCl की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा सारा का सारा NaHCO3 HCl की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें तो H2CO3 चाहिए था, दोनों रिएक्शन पूरी होनी पड़ेंगी तभी हमारा H2CO3 बनेगा। ठीक है, H2CO3 जब सारा बचेगा, सिर्फ और सिर्फ मीडियम में क्या H2CO3 है, बाकी जो है NaCl है, पानी है, लेकिन वो न्यूट्रल चीज़ है तो पीएच को अफेक्ट नहीं करेंगी। इस वजह से हमारा MUH अपना कलर चेंज कर देगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? ये फिर से वो कैसी टाइप की बात हो गई? डबल टाइट्रेशन वाली बात हो गई। तो फिर से हमारा देखो, कॉमन जो सब्सटेंस है HCl, उसका क्या फैक्टर दोनों में सेम है। ठीक है, 1 ही है। ठीक है, तो अब क्या कर दो? मिली इक्विवेलेंट को इक्वेट कर दो। ठीक है, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl, टोटल मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl जो कॉमन सब्सटेंस होता है वो बाकी दो रिएक्टेंट के मिली इक्विवेलेंट के सम के बराबर होता है, यानी कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ अपना NaHCO3। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl कितना है? मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl है हमारा, अब क्या कह रहा है? दोबारा जब हो रही है MUH के प्रेजेंस में, तब 30 ml 0.1 मोलर यूटिलाइज हो रहा है। तो 30 ml 0.1 मोलर का क्या हो गया? मतलब 0.1 मोलर इंटू 30 ml, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ml में लिया, इंटू एन फैक्टर 1 है। तो क्या मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl आ गया, टोटल मिली इक्विवेलेंट। मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, मोल्स ऑफ मिली मोल्स ऑफ NaOH मैंने निकाल लिए पहले, कितना था? 2.5 थे। तो मिली मोल्स इंटू एन फैक्टर, और NaOH का एन फैक्टर एक OH माइनस दे सकता है, एक ही दे रहा है, तो एन फैक्टर कितना हो गया? 1 हो गया, यानी कि बेसिस सॉरी एसिडिटी कितनी हो गई? 1 हो गई। अब मिली इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का मिली इक्विवेलेंट निकालना है, तो मिलीमोल इसके कितने माने? मैंने y माने इंटू एन फैक्टर। आप रिएक्शन में देख लो किसकी तरह काम कर रहा है? बेस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, HCl की प्रेजेंस में
बेस की तरह काम कर रहा है, क्या कर रहा है, एक H+ को गेन कर रहा है, मतलब इसकी एसिडिटी कितनी हो गई, 1 हो गई। एन फैक्टर कितना है इसका, 1 है। यहाँ से सॉल्व करोगे तो y आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। कितना आ रहा है, 0.5 मिलीमोलर है। तो x और y आ गया, यानी कि मेरे पास कंपोजिशन आ गया किसका, मोलर रेशियो आप निकाल लोगे अब। ठीक है, आपका x कितना आ गया, x आ गया 2.5 मिलीमोल और y कितना आ गया 0.5 मिलीमोल। ठीक है, आप x/y कर दोगे, आपका क्या आ जाएगा, आपका मोलर रेशियो आ जाएगा। ठीक है, x/y कर दोगे, आपका कितना आ जाएगा, 5:1 आ जाएगा। ठीक है, तो नाउ x/y इज इक्वल टू 2.5/5.5, ये कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, यानी कि x/y इज इक्वल टू 5:1, आंसर है। बताओ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो होमवर्क में। ठीक है, तो काफ़ी क्वेश्चन सब कर सकते हो, सभी क्वेश्चन लगभग खुल चुके हैं। ठीक है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो होमवर्क में आप कर सकते हो। एक्सरसाइज 1 में, एक्सरसाइज 1 कर सकते हो, एक्सेप्ट, पूरी एक्सरसाइज 1 कर सकते हो, एक्सेप्ट 40 to 43 क्वेश्चन छोड़ सकते हो अभी। और एक्सरसाइज 2 पूरी कर सकते हो, एक्सेप्ट 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 21 नहीं होने का भी, और ये 37 to 39 ये तो पूरा नहीं होने का भी। ठीक है, तो इतना कर सकते हो अभी, बाकी सब क्वेश्चन कर सकते हो एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी डबल टाइट्रेशन भी खत्म हो गई। डबल टाइट्रेशन के ऊपर इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और हमारी यही वाली टाइट्रेशन हमारी आएगी, Na2CO3 HCl वाली, जिस टाइप के हमने क्वेश्चन करे इसी टाइप में से कहीं का कहीं क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसी को अच्छे से करो, बाकी प्रैक्टिस करो, आगे बढ़ो। चलो।